सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर, नाम है इसका न्यूक्लियाई। इससे पहले मैंने आपको एटम्स कराया था, नीट फिजिक्स के लिए हम प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं और फुल कॉन्सेप्ट वीडियो आपको मिलेगा इसमें, यानी कि न्यूक्लियाई के जितने टॉपिक्स हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कवर करूंगा। ये दिखने का वन शॉट आपको दिखेगा कि एक ही वीडियो में किया गया है, लेकिन वो मेरे जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हो रहा है। अदरवाइज इसी चीज़ों में पहले बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब वो चीज़ें कंप्रेस मैनर में और टू द पॉइंट चीज़ें स्क्रिप्टेड वे में आपके पास आ रही हैं, इसलिए आप टाइम कंपेरेटिवली कम लगता है और क्रिस्प चीज़ें आप तक पहुंच पाती है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक जो इससे रिलेटेड है, लेक्चर का फ्लो मैंने लिख दिया। एटम्स एंड न्यूक्लियाई को एज एक यूनिट कंसिडर किया जाता है नीट फिजिक्स में, तो उसमें सिलेबस दिया हुआ था। लास्ट टाइम मैंने इसमें एटम्स को पूरा कवर करवा दिया, उसके पीवाईक्यूज हमने सब कुछ देख लिए। अभी आज हमें जो देखना है वो यहाँ से आगे का देखना है और यहाँ तक का देखना है, जो कि बेसिकली आपका न्यूक्लियाई नाम का चैप्टर में आता है। पहले चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें थी लेकिन डिलीटेड हो चुकी हैं। फिलहाल जितना है वो मैंने आपके सामने लिखा। मेरे लेक्चर का जो फ्लो होने वाला है बच्चों, एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस बताऊंगा, साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट, मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या बनता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, और उसी से रिलेटेड टॉपिक आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फीजन जो होता है वो क्या होता है। और साथ साथ में हर एक टॉपिक को कवर कराते कराते उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवाता रहूंगा, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिलता रहे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ऑल्दो इसके बाद हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी सीरीज लाते हैं हर चैप्टर के बाद, यानी कि चैप्टर को जब फुल कॉन्सेप्ट करा दूंगा अलॉन्ग विद दिस एग्जांपल क्वेश्चंस जो भी होंगे, पीवाईक्यूज वगैरह। लेकिन इसके बाद एक सेपरेट डेडिकेटेड सेशन आएगा जिसमें कंप्लीट पीवाईक्यूज को मैं कराऊंगा और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं बहुत सारे हर एक चैप्टर में। हम ऐसा करते हुए चल रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और मेरा पर्सनली मानना क्या होता है कि देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, सीधे हमें क्वेश्चन करने चाहिए। लेकिन हमें, अगर हम रूट लेवल से चले, अगर मैं ये मानकर चलूं कि आपने 11वीं 12वीं नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे तरीके से ऐसे ही पढ़ाना चाहिए और यही इसका बेस्ट वे। और मैं समझता हूं ये बहुत टाइम भी नहीं लेता, तो इसीलिए तरीके से सिस्टमेटिकली पढ़ोगे तो बहुत अच्छा करोगे। कोई भी टॉपर जो AIR 1 लाता होगा उसके पढ़ने का अप्रोच डेफिनेटली इसके ही इर्द गिर्द होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं, और बहुत तरीके से करना, कॉपी पेन निकाल लो और चीजें बहुत तरीके से आपको समझ में आएंगी। मैं कोई बहुत हैवी मैथमेटिक्स नहीं होता, जहां पर होता है मैं वहां रुक रुक करके बताता हूं, क्योंकि मैं मैथ्स एजुकेटर भी हूं, इसीलिए मुझे आइडिया है कि मैथ्स की कुछ चीजों को सिंप्लीफाई मैनर में कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है। फिलहाल न्यूक्लियाई के इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम आएंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद हमें ये देखना है एटॉमिक मासेस वाला टॉपिक। तो न्यूक्लियाई मतलब होता क्या है कि हमने इससे पहले चैप्टर में एटम को पढ़ा। हमने पढ़ा कि कोई भी जो मैटर होता है उसका जो अल्टीमेट फॉर्म होता है वो एटम होता है। एटोमिया यानी कि जो अनडिविजिबल होता है, परमाणु यानी कि जो परम अणु होता है, यानी ऐसी चीज जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता, डाल्टन ने ऐसा कहा था। लेकिन उसके बाद आगे चलकर हमें पता चलता है कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हमने धीरे धीरे समय के साथ जाना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जैसी चीजें। प्रोटॉन के बारे में पहली बार पता चला, या न्यूक्लियस के बारे में जो पहली बार पता चला, वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एटम्स का पहला टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल को हमने बॉम्बार्ड किया एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, और कैसे करके हमें कुछ कंक्लूजन्स मिले। कंक्लूजन्स ये थे कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी कि 99.99% जो पार्ट होता है वो वैकेंट होता है, खाली होता है, वॉइड होता है, एम्प्टी होता है। और उसके बाद हमने देखा कि इसका एक सेंटर की तरफ एक पार्ट, एक ऐसा वॉल्यूम जहां पर पूरा का पूरा मास ऑफ द एटम कंसीडर किया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, उसको हमने न्यूक्लियस नाम दिया। और हमने ये भी जाना कि न्यूक्लियस जो नेचर रखता है वो पॉजिटिव किस्म का नेचर रखता है। पॉजिटिव किस्म का नेचर रखने के पीछे जो हमने कारण वहां पर सुझाया था, वो रदरफोर्ड ने वो सुझाया था कि इस पॉजिटिव का कारण जो है वो है यहां पर प्रेजेंट प्रोटॉन्स। उन्होंने कहा कि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये पॉजिटिव नेचर रखता है। और उसी समय उन्होंने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जैसी कुछ चीजें होती हैं जो कि इन प्रोटॉन्स की या इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। और वहीं से हमने बोर रेडियस, बोर स्पीड, एनर्जी लेवल्स, स्पेक्ट्रल लाइंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझा था। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स को एटलीस्ट हम जानते हैं। अब एक नया टर्म आएगा 1932 में, चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन जैसे टर्म को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका नाम न्यूट्रॉन होता है। वो न्यूट्रॉन कहां एग्जिस्ट करता है, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो पहले हम ये जानते हैं कि न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में कैसे आया, कि होता भी है कि नहीं होता न्यूट्रॉन जैसी कुछ चीज। मैं नहीं चाह रहा कि रिदम टूटे, लेकिन मुझे फिर भी ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि एसी ना काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, मुझे ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। ठीक है,
मेरे ख्याल से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का चक्कर है शायद, ऐसी गर्मी, चलो कोई बात। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि इस केस में हम ये समझते हैं कि आप देखो, अगर समझने की कोशिश करना, अगर कोई आपसे पूछे कि मास ऑफ एटम क्या होगा, यानी कि एटम का जो मास क्या होगा, जब तक लोगों को सिर्फ इस बारे में जानकारी थी, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, तो लोग यही, इवन नील्स बोर के टाइम पे भी लोगों को इतनी जानकारी थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उन सबको जोड़ करके अगर आप उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बेटे, हम वो जानते हैं कि 9.31 इंटू 10⁻³ किलोग्राम के करीब होता है, यानी 9.31 इंटू 10⁻³ मतलब 9.1 है ये, वैसे ये 9.1 इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। तरीके से पढ़ना, मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिकली खोल के पढ़ाने की कोशिश करूंगा चीजों को, ताकि रिदम बने। ऐसे ही करके हमने जब मास ऑफ प्रोटॉन को कंसीडर करने की कोशिश की तो वो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसको याद करना कोई बहुत बड़ी तोप की बात नहीं है, ये चीजें गिवन होती है डेटा के तौर पे। ये मैं सिर्फ अपनी बात को पुष्ट करने के लिए ये बातें बता रहा हूं कि ऐसा होता है। इस चीज को बच्चों शॉर्टकट में लोगों ने एक नाम दिया, एक AMU बोल दिया इन्होंने, एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को शॉर्ट में लोग 1U लिख देते थे, यानी एक यूनिट। जब U लग जाता था किसी के पीछे, जैसे मैं अगर कह दूंगा कि एक प्रोटॉन का मास कितने, तो आप कहोगे 1U, मैं कहूंगा 2 का कितने, आप बोलोगे 2U, मैं बोलूंगा 10 प्रोटॉन का मास कितना होगा, आप बोलोगे 10 इंटू U, जहां पर U के प्लेस पे आप इसको प्लेस करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसा हुआ, तो हमें क्या पता था कि हमें अगर ये देखना है कि किसी एटम का मास कितना है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उस एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर m ऑफ e होता है, और ऐसे ही n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद है, अगर एक प्रोटॉन का मास m ऑफ p होता है, तो सारे प्रोटॉन का मास इतना हो गया, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास अगर एक U हो गया तो 2 प्रोटॉन का 2U, 3 प्रोटॉन का 3U, तो कायदे से समझ गए। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये टोटल प्रोटॉन्स जितने मौजूद होंगे उनका मास, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने मौजूद होंगे सराउंडिंग में उनका मास। लेकिन हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेटिवली बहुत वीकर होता है, क्योंकि 10⁻⁴ का फर्क है, 10⁻⁴ टाइम्स होता है, यानी कि 10,000 गुना ज्यादा प्रोटॉन्स उससे बड़ा होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि इसका मास कंपैरेटिवली बहुत वीकर होता है, यानी कि बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए इसे 0 कंसिडर कर लिया जाता है। तो हमारे पास NP बचा सिर्फ, और उसमें भी हमें पता है कि m ऑफ p प्रोटॉन के मास को हम सिंपली u कह रहे हैं, तो इतना लंबा ना कहने से बेहतर है हम उसको सिर्फ np इंटू u कह लें। और अगर हम समझें कि जिस एटम की हम बातचीत कर रहे थे उसको x और यहां पे z और यहां पर a लिख दें, तो ये z रिप्रेजेंट करता था एटॉमिक नंबर को। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बच्चों डिस्कस किया था कि ये z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, यानी कि z कुछ और नहीं बल्कि ये भी बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मौजूद एटम में। इसी तरीके से हमने इस a को देखा था, आज के टाइम हमें वैसे ही पढ़ना है नेक्स्ट स्लाइड में, कंपोजिशन ऑफ उसमें, लेकिन इसको हमने मास नंबर कहा था। तो इस पे अभी डिस्कशन करता हूं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड इसी के लिए डेडिकेटेड है। फिलहाल कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि n ऑफ p कुछ और नहीं बल्कि z इंटू यू हो गया, जहां पर u बेटे कुछ और नहीं ये चीज है। तो असल में जितना एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कहता है कि मास ऑफ एटम कितना होगा सोडियम का, तो सोडियम का बेटे नंबर होता है 11 यहां पर एटॉमिक नंबर और 23 इसका मास नंबर। तो 11 प्रोटॉन्स इसमें मौजूद हैं, तो इसका हम कहेंगे इसका मास टोटल कितना हो गया, 11 प्रोटॉन का मास के बराबर, यानी 11 इंटू एक प्रोटॉन का मास, यानी 11 आ जाएगा z के प्लेस पे। तो हम 11u हम तुरंत बोल देंगे कि 11u इसका क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए उसका। ऐसा ही होना चाहिए था, कायदे से यही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों ने देखा, लोगों ने बोला कि अगर हम सोडियम के लिए बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम सोडियम को कंसिडर करते हैं, तो सोडियम के लिए z कितना बेटे 11। तो उस हिसाब से अगर हम पूछें कि मास ऑफ सोडियम एटम कितना होना चाहिए, तो कायदे से निकलता है 11u निकलता है। लेकिन देखा यह गया कि यह गलत निकली बात, ये 11u नहीं बल्कि इसका लगभग 2 गुना मास निकला, यानी अभी तो 11 इंटू जो भी करके रिजल्ट आता होगा इतना नहीं बल्कि इसका 2 गुना मास निकला। तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट होता तो हम उसे एरर मान लेते, लेकिन एकदम 2 गुने का ड्रेस्टिक चेंज होना कोई एरर नहीं बल्कि एक ब्लंडर होगा। तो इसलिए लोगों ने यह सोचा कि इसमें कुछ कैलकुलेशन में एरर है, कुछ गलती हम कर रहे हैं जब हम एटम के मास को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स के बारे में पता था, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन्स, और उस समय उन्होंने उसके आधार पर जब मास निकाला तो मास एकदम गलत निकल रहा था, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उससे आधा निकल रहा था। तो उन्हें सोचने पर विवश होना पड़ा कि एटम में जरूर कुछ एक ऐसी और चीज मौजूद है जो एटम को और मास प्रोवाइड करती है। और उसके बारे में एक बात और पता चली कि वो मास तो प्रोवाइड करती है लेकिन साथ साथ उसमें चार्ज नहीं होता होगा। क्यों वो चार्जलेस होती हुई? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यानी इसी चलिए वाह बच्चे
ठंडा, मुझे बहुत सुकून मिला यार, मैं ना अंदर ही अंदर से टेंशन में आ रहा था। ठीक, अब मैं बड़े मजे में पढ़ाऊंगा। अब इधर देखो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सेम है, अगर इस पे +5 का चार्ज है तो इसमें -5 का चार्ज घूम रहा है, तो ऑपोजिट इन नेचर कैंसिल हो जाएगा और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, जो होना चाहिए था। इसीलिए एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने को नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेम होना जस्टिफाई करता था। इसीलिए अगर हम जो नई चीज लाने वाले हैं जिसमें कुछ मास है, अगर वो चार्ज लेके आ जाएगी तो वो चार्ज के कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब कर देगी, फिर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। इसीलिए वो जो नई और अननोन चीज है जिसके बारे में ये समझ में आ रहा है कि कुछ मास प्रोवाइड करती है और कुछ मतलब लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर मास प्रोवाइड करती है, वो लगभग उसका मास भी प्रोटॉन के मास के बराबर है, तो उस नई चीज को नाम दिया गया बेटे न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। इस नई चीज के बारे में हमें यह जानकारी मिली कि इसमें भी दो कैरेक्टरिस्टिक जो हम फोकस में ले रहे हैं वो एक ही है कि क्या इसमें मास होता है और क्या इसमें चार्ज होता है। तो चार्ज इसमें सरासर नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने अपने आप को बैलेंस किया अपने चार्ज के मामले में। रही बात मास की, तो बेटे इसमें मास होता है और इसका मास कुछ और नहीं बल्कि वही प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, यानी जितना प्रोटॉन का मास था उतना ही होता है, इसीलिए इसे भी 1U कंसिडर किया गया। तो अब हमें समझ में आया कि एक नई चीज, एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहां पर न केवल इलेक्ट्रॉन न केवल प्रोटॉन बल्कि यहां पर एक नई चीज न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। इस सर्किल से मैं न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं और प्लस से मैं प्रोटॉन्स को और बाकी मैं एटम में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो फिलहाल लोगों को यह खबर लगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अभी की जो मॉडर्न फिजिक्स जो रिसर्च हुई है उसके आधार पर लगभग 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता लग चुके हैं। और समय के साथ साथ आप पढ़ोगे कि कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं, बदल भी जाते हैं एक दूसरे में। वो अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अभी हम सिर्फ ये मानकर चलेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के तौर पर हम सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को जानते हैं, जिनमें प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है। किसी भी एटम में जो कि एक आइसोलेटेड एटम की अगर हम कंसीडर करें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं जो कि उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने किसी उसमें होते हैं ये कैसा पता करें, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला जो हमने यहां पर लिखा हुआ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। मेरे कानों में ये बड़ा अजीब सी एक ना सनसनाहट सी आ रही, पता है आपको? मुझे इसे बंद करके खोलना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूं, आप बोलोगे सर ये कर क्या रहे आप, लेकिन मैं क्या करूं, ये मुझे ऐसे क्यों करता है यार ये कभी कभी ना। अच्छा फैन, ओ माय गॉड, अभी तो मजा आ जाएगा। फैन बिल्कुल कम था, पता है? हाँ, अभी शायद आराम मिलेगा मुझे। ठीक है बच्चों, सॉरी यार, माफी चाहता हूं। अब देखो एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पे आए। अब हम न्यूक्लियस के कंपोजिशन को समझ रहे हैं, तो हमें पता चला कि जो न्यूट्रॉन है वो कहां बैठा हुआ है। तो क्योंकि हमें एक खबर तो लगी चुकी थी कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, न्यूक्लियस पे रहता है। इसीलिए वो जो न्यूट्रॉन जो मास कंस्टिट्यूट करवाने वाला है वो भी न्यूक्लियस में ही बैठा हुआ है। यानी कि यहां पर अब हमारे पास, हमें जो स्टडी करने वाले हैं बेटे, अब इसकी स्टडी करने वाले हैं, इसमें 2 तरह की चीजें मौजूद रहेंगी, एक प्लस 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 यानी कि प्रोटॉन्स टाइप की चीजें, और कुछ हमारे पास इसमें ऐसी चीजें जो कि नॉन चार्ज होती हैं, अनचार्ज होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, उसको हमने न्यूट्रॉन का। तो इसमें हमारे पास 2 चीजें मौजूद हो पा रही हैं, एक का नाम होगा प्रोटॉन, एक का नाम होगा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन बेटे प्रोटॉन हो गया और एक हो गया आपके पास क्या, न्यूट्रॉन। ये दोनों के दोनों मिलकर के, इन दोनों को मिलकर के एक नया नाम दिया जाता है और वो नाम क्या होता है बेटे, न्यूक्लियॉन। क्या नाम होता है, न्यूक्लियॉन। असल में न्यूक्लियॉन कुछ और नहीं, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल्स हैं उनके पीछे ओन लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ऐसे करके न्यूट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस में पाए जाने वाले ओन यानी पार्टिकल हैं, इसलिए न्यूक्लियॉन। तो ये न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं हमें समझ में आ गया। तो अभी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में कौन कौन लोग बैठे हैं सर, हमारे पास प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। इससे फायदा क्या होगा हमें फायदा ये होगा कि अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम x है और इसका एटॉमिक नंबर z है और इसका मास नंबर a है, बहुत तरीके से समझने की जरूरत है। ये ए मास को नहीं बल्कि मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है बेटे। कई बार हम ये गलती करते हैं, इवन मैं बचपन में करा करता था, जब 9th 10th में था मैं मास टाइप का समझ लेता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में क्या है, और साथ में इसका जो हमारे लिए प्रैक्टिकल यूज है वो ये कि जितना ये होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले बेटे देखा। अब हम आते हैं ए की तरफ। ए की अगर हम बात करें कि ये ए यानी कि क्या है, तो सर हमें समझ में आएगा कि ए का मतलब होता है सर मास नंबर।
अब मास नंबर का मतलब क्यों ये टर्म डिफाइन किया गया होगा, बड़ा इजी है इसे समझना। अगर आप तरीके से समझोगे ना, आपको चैप्टर टिप्स में याद रहेगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि उसकी स्टोरी क्या है। तो क्वेश्चन कभी भी बनेगा आप एकदम कैच कर जाओगे क्वेश्चन की साइकी क्या थी बनाने की क्वेश्चन वालों की। तो ये मास नंबर की बेटे जब हम बातचीत यहां पे कर रहे हैं ना, तो अब हम समझने वाले हैं कि इसको मास नंबर जैसा नाम दिया ही क्यों गया होगा। करते हैं डिस्कस। सर एक्चुअली एग्जाम्पल भी अगर हम साथ साथ ले लें तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। सोडियम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 11 और 23 यहां पर लिखा हुआ, यानी कि हमारे इस केस में जो ए की वैल्यू है इतनी है और जेड की वैल्यू कितनी है, इतनी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटे, 11 है। अब समझना, ये मास नंबर रिप्रेजेंट करता है उन पार्टिकल्स को, उन पार्टिकल्स की काउंटिंग को जो कि मास प्रोवाइड करते हैं। मुझे बताइए कि एटम के केस में जब हम न्यूक्लियस पे गए हैं तो न्यूक्लियस में कौन कौन एलिमेंट है जो मास कंस्टिट्यूट कर रहे होंगे, सिर्फ प्रोटॉन्स और सिर्फ न्यूट्रॉन। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने मौजूद है, एनपी, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मौजूद है, एन कह दिया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि असल में मास नंबर जिसे आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो वो कुछ और नहीं बल्कि एनपी प्लस एन है, यानी न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग और प्रोटॉन्स की काउंटिंग को जोड़ करके। तो कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर मुझे a बराबर 23 दिया हुआ यहां पर, इसका सिर्फ मतलब इतना है कि प्रोटॉन्स की काउंटिंग और न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग को जोड़ करके 23 आना चाहिए। और कितने लोग ये देखकर समझ पा रहे हैं कि प्रोटॉन इसमें 11 मौजूद है, इसलिए अगर मैं 11 प्रोटॉन्स को यहां पर लिखता हूं तो n ऑफ n बराबर 23 आएगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास 23 में से 11 को घटा करके 12 आता है, 12 आएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास 12 न्यूट्रॉन हैं, 11 प्रोटॉन हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक बार बहुत पहले नीट में भी, मतलब मेडिकल के एग्जामिनेशन पूछा गया था, जब नीट नहीं था उसमें आपके CIPMT इनमें पूछा गया, AIPMT इनमें पूछा गया था। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक छोटी सी बात होती है। तो अपने को अगर जनरलाइज करना है सिचुएशन को तो आप ऐसे समझ सकते हो कि नंबर ऑफ, अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हैं बच्चों तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जनरल करके, क्योंकि अभी मैंने समझा दिया आपको। लेकिन इन शॉर्ट कैसे समझोगे इस पूरी बात को, कैसे समझोगे? हम ये बोलेंगे कि सर अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका ये Z, जिसका ये A है, तो हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि A बराबर कुछ और नहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और हमें तुरंत कैच कर जाएगा कि N ऑफ P कुछ और नहीं बल्कि Z होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके ही बराबर होते हैं Z के। तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग निकालनी है, यानी अगर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका है बेटे A माइनस Z। अब मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली ये भी बोल सकता हूं कि ये याद कर लो, लेकिन याद क्यों करना है, स्टोरी को समझ के कवर करो। तो कहने का मतलब है कि 23 में से 11 जाके जितना आता होगा 12 वही आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, हमेशा यही करना है। लेकिन रटना क्यों है इसको तरीके से करके करो ना हमेशा, तो याद भी होगा, सब कुछ होगा, क्लैरिटी आएगी। तो इसीलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ नहीं, उस बड़े ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा करके मिल जाते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सेम हो जाए? आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको कंपोजिशन समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन की काउंटिंग कैसे की जाती है। रही बात नंबर ऑफ प्रोटॉन की और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की निकालने की, तो दे आर सिंपली इक्वल टू Z। तो बस यही बात हमें समझ में आ रही है। कोई भी एलिमेंट अगर हमें मेंशन है, अगर हमें कोई भी एलिमेंट बेटे दे रखा, मान लिया मुझे दे रखा कि लिथियम 37 अगर हमें दे रखा है फॉर एग्जांपल, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि इसमें Z इसका कितना है, 3 है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें इतने ही हो जाएंगे। रही बात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने की, तो हमें A में से Z को घटाना पड़ेगा। बहुत क्लैरिटी के साथ मैं लिख रहा हूं, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 7 में से 3 को बेटे मैं घटाऊंगा तो मेरे पास कितना, 4 रिजल्ट आएगा। 4 न्यूट्रॉन है, 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन और 3 इसके पास प्रोटॉन है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सभी बच्चों को इसमें क्लैरिटी होगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि अगर आपको क्लैरिटी आ रही है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब क्वेश्चन ही आ गया, अ न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन पूछा गया 2004 में, आपको दिख रहा होगा। अ न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल हैज, इसमें क्या है अब देख करके बताओ। ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत क्लैरिटी वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता या कुछ भी, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग करने के लिए चीजें दी जा रही हैं। आपको एक भरोसा भी होगा कि एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है ऐसी चीजें। अ न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऐसा, अगर न्यूक्लियस ऐसा है तो इसमें क्या क्या मौजूद है, तो हमें सीधे समझ में आ रहा है कि Z का मीनिंग क्या होगा बेटे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि Z इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, Z, और इलेक्ट्रॉन भी Z है। रही बात A की, तो A से हमें सिर्फ ये जानकारी मिलेगी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने होने वाले हैं बेटे, A माइनस Z। अब जहां पर भी ये बात लिखी होगी हम उसको देख लेंगे। Z न्यूट्रॉन से इसमें, ये बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद Z प्रोटॉन से सही बात है, A माइनस Z न्यूट्रॉन से बिल्कुल सही बात है। Z प्रोटॉन से A न्यूट्रॉन से बिल्कुल गलत है, न्यूट्रॉन को A रिप्रेजेंट नहीं करता। उसके बाद A प्रोटॉन से बिल्कुल गलत बात है। तो हमारे पास ऑप्शन जो भी दिख रहा होगा आपको वो सही है। तो इसी तरीके से बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का
मास नंबर होता है। अब मास नंबर में क्लैरिटी आनी चाहिए कि मास नंबर बताता क्या है, मेरी बात को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात कर रहे थे यहां पर, जैसे ये, अब कोई पूछेगा सोडियम का मास कितना है, सोडियम के एक एटम का, आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे 23U। क्या बोला बेटे मैंने, सोडियम का मास कितना है, 23U। मास नंबर के पीछे U लगाओगे, U कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं है बेटे, U हमारे पास एक स्पेसिफिक इतनी सारी चीज है। तो ये जब मतलब हाँ ये है तो 23 इंटू दिस, इतना किलोग्राम मास है उसका। तो मास नंबर से हमें सिर्फ नंबर आइडेंटिफाई होता है, मास नहीं पता चलता। मास पता करने के लिए पीछे यू लगाना पड़ेगा। यू इटसेल्फ एक ऐसी चीज है, कोई फालतू की कोई यूनिट नहीं है, वो पूरी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूनिट है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज लेस देन इट्स एटम, एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो प्लीज, इसमें क्योंकि गलती करते हैं बच्चे। आप इसमें 10 सेकंड्स का टाइम लो और इसका जवाब फटाफट से मुझे बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब बताना, उसके बाद जो मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने भी यही बोला था, मैंने भी बोलता, झूठ झूठ मत बोलना, पहले कमेंट करके इसका जवाब बोल दो, उसके बाद अपना चेक करना। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर। अब देखो अगर कोई बच्चा लेता है सोडियम 1123 तो वो बोलेगा मास नंबर, यानी कि ये चीज क्या है बेटे, यही है मास नंबर, इसी को आप मास नंबर कह रहे हो। मास नंबर ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर। तो क्या मास नंबर एटॉमिक नंबर से कम है, नहीं सर, ये तो स्टेटमेंट गलत है। ऑलवेज मोर देन, क्या मास नंबर ऑलवेज मोर देन है, हाँ सर। तो कई बच्चे इसका आंसर बी लिख देंगे। और समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा इक्वल का। और समटाइम्स लेस देन एंड समटाइम्स मोर देन इट्स, ये भी समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि कुछ बच्चों ने इसका जवाब, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शायद इसका आंसर बी लिख दिए, मोस्ट मतलब 40% स्टूडेंट इसका आंसर बी लिख रहे होंगे। वो इसलिए लिख रहे हो क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ सेटल्ड चीजें रहती है, जैसे हम कुछ भी सोच लेंगे, जैसे हमने लिथियम को ही सोच लिया 3-7, हम देखेंगे मास नंबर ज्यादा है, हम कुछ भी ले लेंगे, हम हीलियम ले लेंगे, हम बोलेंगे मास नंबर इसका ज्यादा है, सही बात है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को कंसिडर करो तो हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में मास नंबर और ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए हैं। तो ये जो तीसरी वाली बात, असल में दूसरी वाली बात गलत हो गई, क्योंकि ऑलवेज वाला कॉन्सेप्ट तो यहां गलत हो गया। लेकिन ये जो कह रहा है कि समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, ये सही है। यानी कि ये समटाइम्स वाला, समटाइम ये अपने एटॉमिक नंबर के बराबर भी होता है। और उस समटाइम का एग्जांपल बेस्ट क्या है, 1H1, यानी हाइड्रोजन का ये जो फर्स्ट आइसोटोप है, ये इसका अच्छा एग्जांपल है। तो इसलिए ये इसका जवाब होने वाला है, क्योंकि आगे कुछ भी बोल रहा हो कि समटाइम्स लेस देन एंड समटाइम्स मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, इसने इक्वल को छोड़ दिया। इसने कहा कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन इसने असल में अगर हम देखें तो क्या होता है, या तो बराबर होता है या ज्यादा ही होता है एटॉमिक मास नंबर, हमें तो ये समझ में आता है। ठीक है, तो ये आपको शायद समझ में आ गई होंगी सारी बातें। अब देखो इन द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, ये तो मैंने अभी पीछे ही कराया। अगर सोडियम के न्यूक्लियस की हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पहली बात सर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं होते, लेकिन हम मान लेते हैं कि सोडियम एटम की बातचीत करना चाह रहे हैं कि उसमें कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो हमें पूरा डेटा दे रखा 11, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमें निकालना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने बेटे, दे विल बी सिंपली इक्वल टू 11, क्योंकि ये Z के बराबर होता है, अभी पीछे देखा हमने। और उसी तरीके से अगर हम पूछे कि A इसका कितना दे रखा है 23, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि हमारे अकॉर्डिंग A माइनस Z है, हमने रट्टे नहीं मारे, तरीके से समझा है, हम तुरंत बोलेंगे A इसका 23 है और Z इसका एग्जैक्टली इतना होगा, तो 12। यानी कि न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए सीधे 23 में से 11 को घटा देते हैं, 12 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं। तो अब पूछा क्या है, प्रोटॉन्स को पहले पूछा, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में, न्यूट्रॉन वाला बीच में है, तो न्यूट्रॉन वाला बीच में, यानी कि 12 बीच में होना चाहिए और 12 बीच में होना चाहिए और उसके इर्द गिर्द 11-11 होना चाहिए। हाँ, तो मेरे ख्याल से लिखने में कुछ एरर है क्या, एक मिनट ना, 12 बीच में होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ओ माय गॉड, क्वेश्चन काफी अच्छा था, बेहतरीन क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। ना मैंने क्वेश्चन को बोलते समय क्या बोला कि मुझे लगा कि क्वेश्चन ने गलती कर दी है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो बोला इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता, इसीलिए बेटे ये वाला इसका सही जवाब होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये तो, मैंने भी खुद प्रेडिक्ट नहीं किया था ऐसा करके, वो भी समझ में आया, क्योंकि ये आपने इसने न्यूक्लियस में पूछा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, दैट्स व्हाई दैट 0 शुड बी देयर। हाँ ठीक है ना। और 11 इसमें प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, शाबाश, वेरी नाइस। ठीक है, ये वाला बाकी मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। अभी बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अभी हमने देखा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं जिनकी हेल्प से न्यूक्लियस बनता है, लेकिन अभी न्यूक्लियस का कोई दायरा होता है क्या। जैसे एक एटम का अपना एक दायरा है, उस दायरे से वो बाहर नहीं जाता। जैसे अगर हम एटम की बात करें बेटे, ये एक एटम, अगर हम एक एटम की बात करते हैं, जैसे एक एटम है, एटम कंसिडर किया, 10 की पावर -10 मीटर का इसका लगभग साइज होता है। यानी कि जो साइज ऑफ एटम है, यानी कि साइज ऑफ एन एटम है, वो लगभग इतना होता है। अब इस साइज को डिटरमिन कौन करता है, एटम की बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियस की नहीं। एटम का साइज मतलब क्या, असल में सर हम जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये जानते हैं कि यहां पर बीच में सेंटर में न्यूक्लियस हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इसके चारों तरफ सराउंडिंग्स में डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, बोर्ड्स मॉडल से हम समझ रहे होते हैं। तो
तो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते एक ऐसी जगह होती है, क्योंकि हम जानते हैं आगे जाने पर, मतलब ऊपर की तरफ जाने पर एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होता रहता है। तो एक ऐसी लिमिट आती है कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये इसकी लास्ट लिमिट है, यानी इतना। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उससे अगर हम इस न्यूक्लियस को कनेक्ट करें तो जो रेडियस बनती है उसी के अकॉर्डिंग हम उसके साइज को डिटरमिन कर पाते हैं, एटम के साइज को। क्योंकि एटम यानी 3D स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे हम, तो आर हमें पता हो गया, तो आर पता हो गया, आर इस ऑर्डर का होता है। तो कहीं ना कहीं एटम का साइज मतलब कुछ और नहीं, इट इज नथिंग मतलब एटॉमिक रेडियस का मतलब कुछ नहीं होता, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। बस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस ही एटॉमिक रेडियस हो गया एक तरह से, यही होता है, और यही इसी से साइज पता चलता है। अभी हमें क्या करना है, अभी वी आर इंटरेस्टेड टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। हम कह रहे हैं क्या न्यूक्लियस का भी कोई स्पेसिफिक साइज होता है क्या, कि कोई दायरा होता है क्या? क्योंकि आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो वो कहां तक रहते हैं? क्योंकि फिर तो इलेक्ट्रॉन चालू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को भी तो रहना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कितनी जगह बनाई गई है, उस चीज को बेटे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि इसमें मान लेते हैं ये वाला जो इलाका है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, ये वाला इलाका जो है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी इकट्ठा करनी चाह रहे हैं, इसके साइज के बारे में। तो बेटे ये पता लगा कि इसका जो साइज होता है उसके बारे में एक्सपेरिमेंटली हमने कुछ डेटा इकट्ठे किए, मतलब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा निकला, उसने बोला कि जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस के रेडियस को, अगर बेटे मैं इस चीज को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, साइज ऑफ द इसकी बात नहीं कर रहा, रेडियस ऑफ द एटम की बात नहीं कर रहा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। ये बोला गया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 1/3, यानी उन्होंने कहा कि ये चीज वेरी करती है एलिमेंट टू एलिमेंट, कि उसका न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। जैसे आप खुद जानते हैं कि एटम के केस में भी ये चीज एटम टू एटम यानी एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगी। क्योंकि अगर आप बात करोगे हीलियम की, तो हीलियम के पास सिर्फ 2 शेल हैं, 2,2, तो उसके पास 2 ही शेल हैं, तो उसका साइज कंपैरेटिवली कम। सोडियम की बात करोगे तो उसके पास 2, 8, 1 यानी 3 शेल है, तो उसका साइज कंपैरेटिवली ज्यादा। इसके नीचे नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ता रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। इसीलिए एटम का साइज फिक्स होता है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। हर एक एलिमेंट के एटम का डिफरेंट साइज होता है, वो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत जानते हैं। फिलहाल वैसे ही कर न्यूक्लियस के साइज के बारे में भी बात की गई है। न्यूक्लियस का साइज भी कोई फिक्स नहीं होता, एलिमेंट टू एलिमेंट बदलता है, और इस बात को जस्टिफाई कर रहा है ये रिलेशन। ये बोल रहा है कि a की पावर 1/3, जहां पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि a कुछ और नहीं बल्कि मास नंबर है, यानी जो भी मास नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को वेरी करेगा। क्या बच्चों आप लोग जानते हो आइसोटोप्स और आइसोबार्स जैसी कुछ चीजें होती है? आइसोबार उनको कहते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो आइसोबार्स होते होंगे उनका न्यूक्लियस का साइज सेम होता होगा कि नहीं होता होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। आइसोबार्स का, आइसोटोप्स का साइज सेम होता होगा या आइसोबार्स का साइज सेम होता होगा? आप मुझे इस बात को बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? हाँ, फिलहाल हमें ये जो रिलेशन मिला, हमें इसको आगे प्रोसीड करना है। हमने बोला कि ये रेडियस है, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हटाते हैं, कोई एक कांस्टेंट हमारे पास आता है, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का एक कांस्टेंट आता है जिसे हम r0 कह रहे हैं, और a की पावर 1/3 यहां पर ये रिजल्ट आता है, जहां पर हम ये बता देते हैं वेयर a जो r0 है बेटे, ये r0 कुछ और नहीं, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 से 1.3 फेम्टोमीटर के बराबर होती है। अच्छा, एक बात मैं बताता हूं आपको, ये r0 को बेटे हमने क्या कर दिया, यहां पर डिफाइन कर दिया। हमने बोला जो इसकी वैल्यू होती है वो इतने के करीब होती है। अब इसका मीनिंग क्या है? जो फर्मीमीटर मैंने लिखा, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूं, फर्मीमीटर नहीं फेम्टोमीटर कहते हैं, फेम्टोमीटर को इन शॉर्ट में फर्मी कहते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं कि 1 FM जब मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं लिखना चाह रहा हूं 10 की पावर -15 फेम्टोमीटर, मैं ये लिखना चाह रहा हूं। और फेम्टोमीटर को इन शॉर्ट में अगर आप कहना चाहते हो तो आप फर्मी कहते हो। क्या कहते हो बेटे? फर्मी कहते हो आप एक साइंटिस्ट के नाम पर। तो इस तरीके से हमने ये डिफाइन करा कि जो ये r0 नाम की जो चीज ली गई है, दिस इज नथिंग मोर देन अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है जिसको इन जनरल 1.2 × 10 की पावर -15 मीटर कहा जाता है। वो इस रेंज में लाई करती है, अकॉर्डिंगली बदलती वगैरह है, इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज आप सिर्फ 1.2 पर भी रिलाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा और सिस्टमैटिकली लिखने की कोशिश करूं, अगर इसको फैला के लिखना था तो इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था कि 1.2 × 10 raised to the power -15 और उसके बाद a की पावर 1/3। तो दिस विल गिव यू जस्ट अ नंबर, दिस विल गिव यू जस्ट अ नंबर एंड दिस इज गिविंग यू अ मीटर यूनिट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस होल इज अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड दैट इज व्हाट द u,
यूनिट है उसकी। तो रेडियस कितना होता है 10 की पावर -15 के ऑर्डर का होता है, ऑलमोस्ट इतना हमें समझ में आता है। अब मुझे बताओ कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। तो बच्चों ये ज्यादा है ऐसा मत बोलना प्लीज यार, क्योंकि माइनस में पावर है, तो ज्यादा ये है 10 की पावर -10 और ये कंपैरेटिवली कम है। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि 10 की पावर 5 गुना ज्यादा होता है, यानी 1,00,000 गुना ज्यादा साइज होता है एटम का। अब खुद देखो कि एटम इतना छोटा बेचारा होता है, तो अब एटम खुद इतना छोटा होता है, उसका 1/1,00,000वां भाग न्यूक्लियस होता है। कितना छोटा होता होगा, कोई तुलना नहीं है, इतना छोटा होता होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक फुटबॉल का ग्राउंड है, या अगर हम एक सर्कुलर ग्राउंड मान ले, जो कि वैसे तो फुटबॉल का ग्राउंड सर्कुलर नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम इस तरीके से मान ले लगभग एक ग्राउंड है फुटबॉल का, उस फुटबॉल के ग्राउंड में सेंटर में जब बॉल स्टार्ट होती है, बॉल जो रखी होती है, ये बॉल का जो साइज है और जो पूरे ग्राउंड का साइज है, ये कंपेटिबिलिटी, ये एनालॉजी बनती है इनके बीच में, यानी कि ये कंप्लीट ग्राउंड एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये न्यूक्लियस को। तो मतलब अगर आप इस फुटबॉल का आकार देखें कितना गुना ज्यादा होगा, तो 1,00,000 गुना बड़ा होगा ग्राउंड। उस तरीके से लगभग एक एनालॉजी बनाई जाती है कि इस तरीके से समझ सकते हैं इस बात को। तो आई होप आप समझोगे। तो हमें फिलहाल साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बाबत एक जानकारी पता चली कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 1/3 वेयर a इज नथिंग बट द मास नंबर ऑफ दैट एटम। ठीक है, अभी इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं आपकी स्क्रीन में ये रहे। पहले नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64, the ratio of the radius of two daughter nuclei respectively। उसके रेडियस क्या होगी उन न्यूक्लियाई की। अब ये देखने से हमको लगेगा कि भाई एक न्यूक्लियस है, मतलब अगर हम कहेंगे कि एक न्यूक्लियस है, मान लेते हैं x, वो 2 में टूटा, y और z, समझाने के लिए आपको ऐसा लिख रहा हूं। इसका मास नंबर 189 था, ठीक है, बोल रहा है हैविंग मास नंबर 125, यानी कि 125 और दूसरा वाला 64 पे ये ब्रेक हुआ। बोलता है कि अभी बताओ कि जो डॉटर न्यूक्लिया जो नए बने, इनकी रेडियस का रेशियो कितना होगा। ऐसे ही पूछा गया, हाँ, द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो क्वेश्चन को इतना मत सोचो क्या टूटा क्या हुआ, हमें कुल मिलाकर के न्यूक्लियस की रेडियस के रिगार्डिंग जानकारी पूछी जा रही है। मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं कि रेडियस ऑफ इसके बारे में y कह देता हूं, तो ये कितना होना चाहिए बेटे, r0 a की पावर 1/3, क्योंकि मुझे पता है ना कि r बराबर r0 a की पावर 1/3 होता है। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पीछे पढ़ी। तो मैं इस केस में a कितना है बेटे इसका 125, तो मैं 125 की पावर 1/3 सिंपल लिखूंगा। क्या आप नहीं समझ सकते कि r0 और 5 की पावर 3 करोगे तो 125 आता है, और ये 3 से 3 कट रहा है तो सीधे 5 बच रहा है, तो 5r0 हमारे पास ये निकल के आ गया r ऑफ y, यानी रेडियस ऑफ जो ये डॉटर न्यूक्लियाई है y वाला, उसका मेरे पास आ गया निकल के रिजल्ट। अभी ऐसे ही करके, अभी तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझा कर रहा हूं, अदरवाइज आप बहुत जल्दी कर दोगे इसको, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ले लो टाइम। अभी ऐसे ही करके r ऑफ z के रिगार्डिंग अगर हमें जानकारी चाहिए, हम बोलेंगे r0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही रहेगा दोनों के लिए, और a की पावर, यानी इस केस में बेटे a कौन है, a सर 64 है, उसकी पावर 1/3। जानबूझ के वो ऐसी चीजें देंगे जो क्यूब रूट होती होंगी, जैसे ये 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 का क्यूब रूट है, मतलब 4 का क्यूब है 64, तो इसलिए 3 से 3 कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4r0। तो आप एकदम समझ गए कि हमसे रेशियो पूछा था y और z का, यानी कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है उनका, न्यूक्लियाई है उनका, तो हम तुरंत कह देंगे कि ry अपॉन rz अगर निकालना है, ये मैं आपको सिस्टमैटिकली करके दिखा रहा हूं, बहुत से जल्दी करेंगे इसे, 5r0 अपॉन 4r0, ठीक है, 5r0 अपॉन बेटे कितना 4r0, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 5/4 इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, यानी जो भी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल तरीके से यही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। और जानबूझ के वो नंबर्स ऐसे ही देगा जो क्यूब रूट होते होंगे, तो 1 से लेकर 10 तक के एटलीस्ट क्यूब रूट को एक नजर में देख लिया करो, तो आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा। बता दो मुझे 729 का क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। अब फिर से देखें, अब देखो मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन अब क्या बन सकता है, देखते हैं। इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मीमीटर, मैं क्यों फर्मीमीटर कहता हूं उसे, 3.6 फर्मी, द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर 64, यानी कि पूछा गया कॉपर के बारे में। बेटे कॉपर के बारे में अगर हमसे पूछ रहे हैं कि कॉपर 64 का क्या होगा रेडियस, तो मुझे तो सिर्फ पता है कि एज वी नो दैट कि r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 होता है। तो अगर मैं बोलूंगा कॉपर, तो मैं बोलूंगा मुझे और पे क्यों फोकस करना, मैं नहीं देख रहा एल्यूमिनियम की तरफ, मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है, किस पे, कॉपर पे। तो मैं कॉपर के लिए लिखूंगा r0, और कॉपर का लिखूंगा जो भी होगा, दे रखा 64 को लिख दिया, बस मैं कॉपर का निकालने लग गया खुशी खुशी। मैंने बोला मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी उस डेटा की जो उन्होंने दे रखा, r0 4 चौके 16 चौके 64, 4 का क्यूब होता है बेटे, तो 1/3 हो गया। फिर से हम कहेंगे कि रेडियस ऑफ कॉपर कितना हो गया, यहां पे सिर्फ 4 बचेगा, तो 4r0 हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास कॉपर का आंसर हो गया। हम देख रहे हैं आंसर होता ही मिल ही नहीं रहा, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो कह रहा है। अब एक ही काम करो, या तो आप इसमें उसकी वैल्यू डाल के देखो r0 की कितनी 1.2, अब आप डालोगे वो तो कहीं मिल नहीं रहा आपको। तो समस्या ये हो गई कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो r0 कोई फिक्स टाइप की चीज नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था 1.2 से 1.3 के बीच में वेरी करता है,
मतलब जो भी वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग ली जा रही है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या जो भी होता होगा। फिलहाल अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर इसका मतलब मुझे ये आर नॉट को निकालना पड़ेगा, ये ऐसी वैसी चीज नहीं है, क्योंकि उसने मुझे डेटा दे रखा, उसने बोला कि मैं एल्यूमिनियम की जो बात कर रहा हूं उसका उसने मुझे कुछ दिया था डेटा कि 3.6 है अगर इसका, तो मैं बोलूंगा कि एज मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, एल्यूमिनियम के केस में अगर मैं आर ऑफ एल्यूमिनियम निकालूं तो वो कितना होना चाहिए, आर नॉट ए की पावर 1/3, एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं मैं। और एल्यूमिनियम का अगर मास नंबर देखें कितना बेटे 27, तो 27 की पावर 1/3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मैं बोलूंगा सर आर नॉट हो गया 3 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, तो 1/3 से 3 कट जाएगा 3 आर नॉट। ये मेरे पास क्या निकला, आर ऑफ एल्यूमिनियम निकला, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। मैं तुरंत समझ गया कि अब मुझे देखो, अब आप जो भी तरीका आपको समझ में आता है कर सकते हो। असल में आर ऑफ एल दे रखा तो आप उसको रख करके आर नॉट निकाल के यहाँ डाल सकते हो, अपना अपना स्टाइल है। क्या मैंने कहा, आपको आर ऑफ एल दे रखा है ना, तो 3.6 को इधर रखो, 3 से करो 1.2 आर नॉट की वैल्यू आ रही हो, यहाँ पर रख दो 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौके 48 होता है, 4.8 डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो कायदे से वैसे 1.2 ही रखा गया है इसमें, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको, अगर आप कोई करना चाहता है बच्चा, वो बोलेगा आर ऑफ सी यू और आर ऑफ ए एल को डिवाइड कर दो। एक बार अगर उसने डिवाइड कर दिया, यहाँ क्या आ रहा है 4 आर नॉट, वहां क्या आ रहा है 3 आर नॉट, ये दोनों कट गए आपस में, 4/3 आ रहा है। अब वो बोलेगा सर मुझे तो आर ऑफ सी यू चाहिए था, मैंने बोला आर ऑफ सी यू चाहिए तो 4/3 जो है इसको आर ऑफ ए एल से मल्टीप्लाई कर दो, और वो तुम्हें क्वेश्चन में 3.6 एफएम दे रखा है, फर्मी दे रखा है, तो 3 इसको काटेगा 1.2 टाइम्स, 12 चौके 48 होता है, 4.8 फर्मी आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो वैसे अगर जो बच्चा, जरूरी नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन का यूज करना ही करना था, आपको जैसे कि पता भी था कि उसकी वैल्यू 1.2 के करीब है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख पा रहे थे, यहाँ पे 1.2 लिख लेते फर्मी, तो आपका तभी भी आंसर 12 चौके 48 आ रहा था। लेकिन मैं इसको फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसा करने को, जो डेटा पहले दिया है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ऐसा हो सकता था कि उसने 1.3 ले लिया होता, कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, फर्मी की वैल्यू थोड़ा सा वो है उसमें भी। समझ गए आप, क्लियर है आपको? तो उस इंफॉर्मेशन के, तो कहने का मतलब है कि अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो तो वो क्लैरिटी हुई क्या बन सकता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसा था, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, मोर और लेस एक जैसे हैं, लेकिन वैरायटी बना दी उन्होंने। अभी देखते हैं, अभी हमारे पास बेटे एक नेक्स्ट टॉपिक आया, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है ये वाला, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। इसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके लिए लिखा हुआ, अब ऐसे नीट नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये स्टेटमेंट ताकि आपके दिमाग में फीड रहे, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। क्या आपकी प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इज गिवन बाय दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मैंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट, जब तक चीजों को समझोगे नहीं ना, अंदर तक नहीं जाएंगी, ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे। अब समझो इस बात को। सबसे पहले डेंसिटी क्या होता है, वैसे क्लैरिटी होनी चाहिए हमें, लेकिन स्टिल डेंसिटी का मतलब बेटे कुछ नहीं होता। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कई बार, और हम बोलते हैं कि डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि मास और वॉल्यूम होता है का रेशियो होता है। यानी यहाँ पे मास ले लो, यहाँ पर वॉल्यूम ले लो, यानी मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी क्या हो जाती है बेटे, यूनिट हो जाती है। अच्छा सर ये तो ठीक है, लेकिन समझाओ तो सही क्या मतलब। इसका मतलब ऐसा है ना कि जैसे अगर मैं कहता हूं कि कोई 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अगर कोई डेंसिटी किसी चीज की आई है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 2 किलोग्राम मास कंटेन किया जा रहा है, ये इसका मतलब। अब 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का डिस्टेंस ले लो, 1 मीटर का डिस्टेंस ले लिया, 1 मीटर की लेंथ ले ली, विड्थ ले ली, हाइट ले ली, इसको मिलाकर के आपने कंटेनर टाइप का कुछ एक बना दिया। ये कंटेनर आपने इस तरीके से कंटेनर बना दिया, इस कंटेनर के अंदर आपने कुछ चीज डाली और उस चीज का मास 2 किलोग्राम अगर आया, तो ये इसका सिर्फ मतलब है डेंसिटी का। ठीक है, तो डेंसिटी सिर्फ ये बताने की कोशिश करती है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। जैसे अगर एक केस में 2 किलोग्राम मास है पर यूनिट वॉल्यूम में, और दूसरे केस में 200 किलोग्राम मास है पर यूनिट वॉल्यूम में। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैंने क्या कहा? तो ये क्या होगा कि जो दूसरा वाला केस है वो मोर डेंस केस है। डेंस का मतलब चीजें बहुत ज्यादा कंप्रेस करके रखी गई होंगी मास को। जैसे ऐसा हो सकता है ना कि आप एक जैसे कमरा है, आप चाहो तो इस कमरे में 2 ही लोग रह सकते हो, आप चाहे तो इस कमरे में 200 लोग भी रह सकते हो। इसको सुन के मुझे ब्लैक होल की घटना याद आई। हॉलवेल 1760 ईस्वी में ना, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय एक चीज बोली गई थी इसके बारे में, ब्लैक होल। आप कभी समझना इसको, वैसे तो इसको झूठी घटना भी बोला जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी याद आ गया अचानक से। तो उसमें एक कमरे के अंदर बहुत सारे आदमियों को डाल दिया जाता था, 146 आदमी जहां तक मुझे याद है शायद। तो कहने का मतलब है कि उसी कमरे में तो जो दूसरा वाला केस है, जब बहुत सारे आदमी उसके अंदर आ गए, तो हम कहेंगे कि इसमें मास डेंसिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, उतना ही वॉल्यूम है लेकिन मास बढ़ गया, यही मतलब होता है। तो अगर हम अभी देखने की कोशिश करें कि न्यूक्लियस की अगर वो बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस की अगर हमें डेंसिटी को देखना है बेटे, डी से लिख लो या रो से लिख लो, तो हम बोलेंगे कि क्या मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना है और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस कितना है, दैट्स ऑल। बस इतना खत्म करके आगे बढ़ेंगे। अब न्यूक्लियस का मास कितना होता है? सर न्यूक्लियस का मास तो बहुत सिंपल होता है। कितना सर? सर न्यूक्लियस का मास यानी कि एटम का मास। क्या फर्क है इसमें?
एटम के मास और न्यूक्लियस के मास में कोई फर्क है? नहीं सर, क्योंकि एटम के मास में थोड़े इलेक्ट्रॉन के मास भी जुड़ जाते हैं जो कि नेग्लिजिबल हम कंसिडर करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर किसी एटम का अगर हमें मास चाहिए तो हम मास नंबर के पास जाते हैं, उससे पूछते हो कितना, वो कहता है मैं तो ए हूं। तो हम कहते हैं अगर मास नंबर ए है यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि कहने का मतलब है न्यूक्लियॉन्स की काउंटिंग अगर ए है और एक न्यूक्लियॉन का मास यू होता है, एटॉमिक मास यूनिट, तो ए न्यूक्लियॉन्स का मास कितना, ए यू। कितने बच्चे नहीं समझ पा रहे बोलो कि ए यूज का मास होना चाहिए। एक न्यूक्लियॉन का मास यू है, 2 का 2 यू होगा, 3 का 3 यू होगा, तो अगर ए न्यूक्लियॉन्स होंगे तो उनका मास कितना होना चाहिए, इतना। रही बात वॉल्यूम की, तो बेटे वॉल्यूम हम बोलेंगे 4/3 पाई, क्योंकि वो स्फेरिकल रीजन है और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी क्लासेस में पढ़ा। और आर क्यूब, जहां पर ध्यान रहे कि ये आर कौन है, बात किसकी हो रही है, न्यूक्लियस की। तो ये न्यूक्लियस का रेडियस है बेटे, ये किसका रेडियस है, न्यूक्लियस का रेडियस है, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। ये वाला किसका रेडियस है यार, न्यूक्लियस का। अगर सर ये न्यूक्लियस का रेडियस है तो हम क्या करेंगे, 3 को सबसे पहले ऊपर भेज लेते हैं, 3AU, नीचे पे क्या बचा 4 पाई आर क्यूब। बेटे मुझे ध्यान से बताओ, आर न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में भी हमने क्या पढ़ा, साइज ऑफ द न्यूक्लियस हमने कुछ पीछे पढ़ा, बार बार हम एक ही चीज यूज कर रहे हैं ये वाली। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस का जब भी साइज बताना है तो हमें R0 A की पावर 1/3 लिखना पड़ेगा। ये इसकी वैल्यू हो गई आर न्यूक्लियस की, लेकिन इसकी पावर तो 3 है क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब था। तो हम बोलेंगे 3AU और उसके अपॉन में आ जाएगा 4 पाई और R0 की पावर 3 और A की पावर 1, क्योंकि 3 ने पावर 3 को काट दिया 1/3। तो हमारे पास वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस गाय, A ने A को कैंसिल कर दिया, वी आर लेफ्ट विद 3U अपॉन 4 पाई R0 क्यूब, दैट्स ऑल। हमारे पास ये रिजल्ट निकल, जहां पर U कौन है, एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन का मास जो कि कांस्टेंट होता है, R0 क्या है, कांस्टेंट है, एक फर्मी के बराबर, पाई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, सो एवरीथिंग इज कांस्टेंट माय डियर। हमें क्या समझ में आया, कांस्टेंट। तो ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, यही बोला। तो मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि U वही हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल चीज है, बहुत ब्यूटीफुल चीज। ये कहना ये चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल समझिएगा आप मेरी बात को, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे सोडियम है, सोडियम का 1123 ऐसा होता है। अगर हम बात करें यूरेनियम का 92 243 ऐसा कुछ होता है हिसाब किताब। अब देखो जरा, यूरेनियम कितना हैवी न्यूक्लियस रखता है, क्योंकि यूरेनियम के पास 243 न्यूक्लियॉन्स हैं, 243 न्यूक्लियॉन्स, इसके पास सिर्फ 23 न्यूक्लियॉन्स है, मतलब ऑलमोस्ट इसके 10 गुने न्यूक्लियॉन्स उसमें मौजूद हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बट स्टिल दोनों की डेंसिटी न्यूक्लियस की सेम होने वाली है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। दोनों में इसको आप ऐसे समझो, जैसे एक कमरा है ना, इस कमरे में अभी 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे तो उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस वगैरह के एक डिस्टेंस के आधार पर बैठे हैं। अगर 200 लोग भी यहां पे आ जाएं तो उनके बीच का डिस्टेंस वही होना चाहिए जो 2 लोगों के बीच का था। तो सोचो क्या हो रहा होगा फिर। इसी कारण तो साइज को बढ़ना पड़ रहा होगा न्यूक्लियस के, इसलिए न्यूक्लियस का साइज बढ़ जा रहा है सो दैट की डेंसिटी कांस्टेंट रहे। आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को। और दूसरी बात यह भी कि न्यूक्लियस की डेंसिटी मास इंडिपेंडेंट हो गई। मतलब कायदे से कोई क्या सोचेगा कि मास, क्योंकि फॉर्मूला में मास आता है तो लोग सोचेंगे कि मास नंबर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही होगी। तो कोई लोग कई बार ऐसा कह भी देते हैं कि ऊपर जाने पर हमारे जैसे यूरेनियम है उसमें काफी डेंस हो जाता है उसका न्यूक्लियस। डेंस कहां से होता है भाई, डेंसिटी सबकी कांस्टेंट होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम सबका कांस्टेंट होता है। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में अगर एक यूनिट मास है तो वो इसके लिए भी सब के लिए एक जैसा होगा। यानी कि इसके लिए भी डेंसिटी सेम, इसके लिए भी डेंसिटी सेम होगी। आप ये मत कह देना गलती से भी कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा दिख रहा है, नहीं कहने की हो रही है। तो इसीलिए हमें क्या समझ में आया कि जो मास डेंसिटी, जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास नंबर, क्योंकि ए कटता हुआ आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिस इज सिंपली अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो अपने आप में बहुत हैवी वैल्यू है। इसका मतलब 10 की पावर, एक के जीरो 17 जीरो लगाओ, आप कितना 5 जीरो पे 1 लाख हो जाता है। सोचो 17 जीरो पे कहां पे खत्म होती होगी चीजें, पता नहीं कितना होता होगा। इतना हाई किलोग्राम मास को 1 मीटर क्यूब में कंटेन कर सकता है, इस लेवल की डेंसिटी है न्यूक्लियस की। इतना हाईली डेंस न्यूक्लियस होता है। और मजे की बात है, किसी भी एटम को उठा दो सबका डेंसिटी सेम रहता है, बदलता किसी का भी नहीं है, क्योंकि इन सब वैल्यूज को जब पुट किया तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतनी निकली। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। तो ये टॉपिक हमें समझ में आ गया कि डेंसिटी न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। क्लियर कट समझ रहे होंगे, मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे, क्योंकि मुझे फील आ रहा है तो आपको भी आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन, द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वेरीज विद मास नंबर AS। द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरीज विद A, क्या बोला हुआ, मास नंबर A। कैसे बदलती है, कैसे बदलती है सर, कुछ भी नहीं बदलती। मास डेंसिटी किसी के भी न्यूक्लियस के ले लो वो तो कांस्टेंट रहती है। तो यहां पर इसका आंसर कांस्टेंट है। कुछ बच्चों ने इसका आंसर शायद ये लिख दिया होगा, मैंने जानबूझ के वहां पे 1/3 लिखी पावर, ताकि कंफ्यूजन हो जाए, कुछ बच्चों ने बोला होगा, लेकिन हमें
लेकिन अगर आपने बोला होगा, आप अच्छे से नहीं पढ़ लो, ध्यान से। हाँ, द मास डेंसिटी की जब बात करें बेटे, मास डेंसिटी कांस्टेंट है किसी भी सिचुएशन में। मास नंबर को बढ़ाओ कम करो, हाइड्रोजन के लिए जो मास डेंसिटी होती है वही आपकी यूरेनियम के लिए भी होती है, वही आपकी प्लूटोनियम के लिए भी होती है। अब आया नेक्स्ट टॉपिक, मास डिफेक्ट। इस पर ना और क्वेश्चंस और भी आएंगे, मैं कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मतलब इस पर और क्वेश्चन क्या आएगा, बताऊं क्या आएगा क्वेश्चन? बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे, उसमें 2-3 एलिमेंट्स को दे देंगे, बोलेंगे इनकी मास डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। 1:1 होगा हमेशा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर इसी केस में मैं तुम लोगों को बोलता कि सोडियम का और यूरेनियम की मास डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, अलग अलग ऑप्शन मिले होते, 1:1 होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी अगर रो है तो उसकी भी रो है, रो बाय रो 1/1। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, मास डिफेक्ट। ब्यूटीफुल टॉपिक बच्चों, कैसा टॉपिक? ब्यूटीफुल टॉपिक, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के बारे में अगर हम जानकारी निकालने की कोशिश करें कि सर हमें मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है वो बता दो, तो बेटे इसका मतलब कुल मिलाकर के ये है, ऐसा सोचो कि जो आपका न्यूक्लियॉन्स है, जैसे ये आपके न्यूक्लियॉन्स है, ऐसे समझना, ये आपके बेटे कौन है? न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। अब इन न्यूक्लियॉन्स में कुछ तो आपके प्रोटॉन्स होंगे और कुछ जिनमें मैंने सिंबल नहीं लगाया कोई चार्ज का, वो बेटे कौन होंगे? वो न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? दे आर द न्यूक्लियॉन्स, दे आर व्हाट? द न्यूक्लियॉन्स, दे आर द न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स है, और न्यूक्लियॉन्स का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो भी हैं वो मौजूद है, नीचे पे दिख रहे हैं आपको। अब इसमें बात, चर्चा का विषय ये बनता है कि सर हमने देखा कि ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बल के द्वारा, किसी शक्ति के द्वारा बंधे हुए आपस में, जो कि अपने आप में पहले तो सोचने वाली बात है। क्यों सोचने वाली बात है? सर प्लस और प्लस चिपक कैसे गए? आज तक तो हमने चुंबक को बहुत चिपकाया, नॉर्थ नॉर्थ कभी चिपकता नहीं यार। ये प्लस प्लस जो कि रिपेलिंग नेचर रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो आप पढ़ा रहे थे पहले चैप्टर में कि सर प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, आज आपने चिपका दिया उन लोगों को, ये तो बड़ा ही गलत काम कर रहे हैं। तो बच्चों एक तो यक्ष प्रश्न अपने आप में यही बन जाता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं बट स्टिल दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये कैसे चिपके पड़े हुए? एक प्रश्न ये बनता है। और दूसरा प्रश्न फिलहाल ये बनता है कि मास डिफेक्ट चीज क्या होती है? तो इसको आप ऐसे समझोगे कि हमने इस चीज को ऐसे समझा कि जैसे हमारे पास न्यूक्लियॉन्स को मैंने किसी तरीके से मान लेते हैं अलग अलग कर दिया, किसी तरीके से मान लिया मैंने, आइडियल केस में इनको अलग करके रख दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉजिटिव है, कोई नहीं है, कोई न्यूट्रल, मैंने कैसे भी करके इनको तोड़ के रख दिया। अभी या एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं है, फील्ड में नहीं है, अलग अलग सेपरेटेड आइसोलेटेड है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों में एक बात कहता हूं, मान लेते हैं मैंने इसका मास देखा, मुझे 1 यूनिट इसका मास मिला, 1 यूनिट मास मिला, क्योंकि ये प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, दोनों ही केस में इसके पास यूनिट मास होता है 1 AMU के बराबर। इसका भी मास फिर 1 यूनिट होगा, इसका भी फिर 1 यूनिट होगा, 1 AMU होगा, इसका भी 1 यूनिट होगा। ये हो गया। तो मेरे पास, मेरे अकॉर्डिंग मेरे सिस्टम का ओवरऑल जो मास है वो 4 यूनिट होगा, क्योंकि 1 यूनिट इसका, 1 यूनिट इसका। मैं 1 किलोग्राम को अगर आप एक तराजू में तोलोगे तो कितना आना चाहिए? 4 किलोग्राम ना। लेकिन यहाँ कुछ और होता है। जैसे ही आप इनको चारों को मिला करके, मतलब अभी वो 4 मैंने दिखा रखे हैं, यहाँ 6 हैं, तो चलो मैं 6 ही कर लेता हूँ ताकि सिचुएशन थोड़ा अजीब ना लगे। ये 6, इन 6 को मैंने मिला करके यहाँ पर चिपका के रख दिया। जब मैंने इन्हें चिपका दिया, जब मैंने बाइंड कर दिया, और मैं हंसता खेलता हुआ आ रहा था बहुत खुशी से। पूछो क्यों? क्योंकि मैं तो खुश था। खुश क्यों था? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 6U को जोड़ा है तो मुझे 6U यानी टोटल में मास मेरा 6U मिलेगा। जैसे ही मैंने 6 को वहां रखा, मैं हंस रहा था, खेल रहा था, मैंने वहां देखा, मेरी नजरें एकदम से वो हो गई, मैं चौंक गया। मैंने बोला भाई मैंने तो 6 डाला था, ये 6 क्यों नहीं दिख रहा? वो 6 नहीं दिख रहा, वो 5.8 दिख रहा है। वहां 5 मैं तराजू को ऊपर नीचे से तोल तोल के देख रहा हूं, क्या हो गया, मेरा तराजू खराब हो गया। मैं ऐसे ऐसे बैठ के उदास हो गया बहुत ज्यादा कि मैंने 6 लाया था, यहाँ पे 5.8 दिख रहे, क्या हो गया। बस ये जो क्या हो गया 0.2 का जो फर्क, यही मास डिफेक्ट है। ये जो क्या हो गया बेटे, यही मास डिफेक्ट है। असल में कहने का मतलब ये है कि मास डिफेक्ट जो होता है उसे डेल एम से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। डेल एम कुछ और नहीं बल्कि थ्योरेटिकल डेटा और एक्सपेरिमेंटल डेटा के जो मास में डिफरेंस और जो डिफेक्ट, जो त्रुटि आई, उसी का नाम है। असल में कहने का मतलब ये कि आपने थ्योरेटिकली मेजर किया वो कितना आना चाहिए था 6U, आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया वो कितना आ रहा है 5.8 MU। कहने का मतलब है कि जो थ्योरेटिकल मास है उस थ्योरेटिकल मास में से एक्सपेरिमेंटल मास को अगर घटा देते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यार कुछ तो लोचा हो गया, हमें समझ में आता है कि यहां पे कुछ तो गड़बड़ी हो ही चुकी है क्योंकि मास में डिफेक्ट आ रहा है। फिर लोगों ने इस डिफेक्ट को समझने की कोशिश कर दी, इसको नियति का खेल मान करके बैठे नहीं गए कि नियति ने यही लिखा था तो ऐसा ही होगा। उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये डिफेक्ट गया कहां, क्योंकि ये हम कहते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये डिस्ट्रॉय कहां हो गया, ये मास गायब कहां हो गया 0.28 का, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग सिस्टम के पास 6U होने चाहिए था, लेकिन यहां सिस्टम के पास 5.8U मास आ रहा है। ये 0.2 यूनिट कौन खा गया इसे? आसमान निकल गया, जमीन खा गई, कौन क्या कर गया इसका?
तो हमने जब ये चीज़ को पता करने की कोशिश की तो हमने बोला चाचा एक चीज़ तो देख लो। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा इनको जोड़ने में भी कुछ खर्चा लगता होगा कि नहीं लगता होगा। आप लोग वहाँ पे ये नहीं देख रहे कि यहाँ खुले हम बैठे हुए थे और यहाँ सब के सब चिपक के बाइंड होकर बैठे हुए, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता होगा, कोई फेविक्विक का कोई फेविकॉल का कोई जोड़ नहीं लगता होगा, खर्चा नहीं होता होगा? उन्होंने कहा हाँ होता। हमने कहा उसी खर्चे के लिए वो 0.2 सेक्रीफाइस हुआ है। जो 0.2 यूनिट का जो मास गया वो कहीं और नहीं बल्कि 0.2 यू के मास ने एनर्जी में कन्वर्ट होकर इनको बांधने का काम किया। वो ऐसे बांध के खड़ा हो गया, जैसे स्पाइडरमैन की मूवी देखी हुई जिसमें वो पीछे ट्रेन को रोक देता है और पूरा ऐसा करके ट्रेन पीछे से आ रही होती है, ऐसे करके रोक वो वाला, बस वैसा सीन है इस बेचारे के साथ। ये जो इनको बांधने के लिए एक एनर्जी की जरूरत है कि नहीं है? आप खुद सोचो, क्या आपने नॉर्थ पोल को कभी मिलाया तो होगा आपने, ऐसा तो नहीं है, मिलाया होगा ना? चिपकाते नहीं चिपकते, लेकिन इतना तो है कि आप चिपका देते हो। ऐसा तो मत बोला नहीं चिपकाते, जबरदस्ती तो की है आपने, चिपका तो देते हो आप। तो आपने वो एनर्जी जो लगाई है उस चिपकाने में, वो एनर्जी के कारण वो चिपका है। अगर उतनी और एनर्जी मिल जाएगी तो रिलीज हो जाएगा। कैसे मिलेगी? आप हाथ हटा दो, एनर्जी मिल गई, वापस रिलीज हो गया। तो कहने का मतलब है वो जो एनर्जी जिससे से चिपकाए रखा है वो एनर्जी कहां से आई? मास डिफेक्ट से आई। और वो मास डिफेक्ट कहीं और से नहीं बल्कि बेटे मास एनर्जी रिलेशन से आता है। कहां गया मेरा मास एनर्जी रिलेशन? अरे कहां चला जाता है कभी कभी। अरे यार इसने अलग दुखी कर रहता है कभी कभी यार। रुक जाओ बच्चों, मैं ये है ना, हाँ मैं यहाँ पे था। अब देखना जरा, मेरी बात को समझना, ठीक है? ये मेरे पास क्या है? मास एनर्जी रिलेशन है। क्या है मेरे पास? मास एनर्जी रिलेशन। और ये मास एनर्जी रिलेशन हमारी बड़ी हेल्प करने वाला है। ये मास एनर्जी रिलेशन बोलता है जो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन जो टी शर्ट में आपने सब लोगों को लगा के देखा होगा, घूमते हैं, E बराबर mc²। तो E बराबर mc² अपने आप में ये इक्वेशन है जो बताती है कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम देखेंगे जो पीछे 0.2 का जो मास इफेक्ट आया था जिसे मैं डेल m लिखता हूं, उस डेल एम के कोरस्पॉन्डिंग भी कुछ एनर्जी बन सकती है। वो ये फॉर्मूला बताता है, क्योंकि जैसे ही आप वो डेल एम यानी कि 0.8 को यहां रखते हो, c यानी कि लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, देन यू विल गेट सम काइंड ऑफ थिंग और न्यूमेरिक वैल्यू जो कि एनर्जी है उसकी, वो उसकी एनर्जी मिल गई। तभी अपने को क्या समझ में आया कि उस डेल एम के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई, यही एनर्जी कोई और नहीं बल्कि बाइंडिंग एनर्जी थी। इसी एनर्जी ने न्यूक्लियॉन्स को बांधा हुआ था आपस में। असल में ये जो न्यूक्लियॉन्स यहाँ पर बंधे हुए हैं आपस में, ये बंधे हुए हैं ड्यू टू दिस एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू बंधे हुए हैं। और ये बाइंडिंग एनर्जी उस डेलम का जो डेविएशन आया, जो डिफ्लेक्ट आया, उस डेलम के कारण जो क्रिएटेड एनर्जी है उसी ने बांधा। कितना सिंपल लॉजिक है बताओ, अभी समझ में आया? तो इतनी सी बात है। अब सोचो कि इन न्यूक्लियॉन्स को अगर आप तोड़ दोगे तो फिर से एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? और वो एनर्जी कितनी होगी? डेल एम सी स्क्वायर की एनर्जी। मतलब कहने का मतलब है कि 5.8 यू अभी है ना, आपने टक 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 तोड़ दिया इनको। जैसे ही आपने तोड़ा, आपने सोचा कि सबका मिला जुला करके 5.8 आ रहा होगा, अभी सबका मिला जुला के 6 यू आ रहा। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो 0.2 यू एनर्जी फिर से डिसिपेट हो गई और इनमें आपस में बढ़ गई। ऐसा समझ सकते हो, मास में कन्वर्ट हो गई, ऐसा समझ सकते हो, एनर्जी अब मास में कन्वर्ट हो गया। क्या समझ, कितना क्लियर सा लॉजिक है इसका? इतना ही होता है। तो मास डिफेक्ट अपने आप को समझ में आया कि जो थियोरेटिकल वैल्यू होनी चाहिए थी, जो कंस्टिट्यूएंट मास जो थे, उनका जो मास होना चाहिए था न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, उन सबको मिलाकर के हम देखते हैं उतना आता नहीं एग्जैक्टली, हमेशा उसमें कुछ कमी मिलती है। वो कमी असल में उनको जोड़ने में लगी हुई एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियर। बताऊंगा न्यूक्लियर बाइंडिंग। अरे अभी तो देखा तुमने यार न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या? कोई पूछेगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या? असल में सर कभी भी जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, किसी भी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को मैं पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने में जो एनर्जी लगती, न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 न्यूक्लियॉन्स है यहाँ पर, मान लेते हैं 6 न्यूक्लियॉन्स है, इसमें कोई एलिमेंट है, इसके पास 6 न्यूक्लियन, इसको प्रत्येक अलग अलग कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बेटे, उसी को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जैसे इस केस में अगर आप देखोगे 0.2 यूनिट की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 0.2 यूनिट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई। बाइंडिंग एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी से वो बंधा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इतना ही सिंपल है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हमारे काम का नहीं होने वाला ज्यादा। क्यों नहीं होने वाला? अब देखो इधर, जैसे मैं अक्सर पूछता हूं बच्चों से क्वेश्चन कि एक बच्चे के 30 मार्क्स आए हुए, एक बच्चे के 70 मार्क्स आए हुए, आप इनमें से कौन सा बच्चा होना पसंद करोगे? 30 मार्क्स आते हैं, एक के 70 मार्क्स आते हैं, कौन सा बच्चा मोर इफिशियंट है? तो काफी ज्यादा बच्चे मेरे जो हैं वो कहते हैं कि सर 70 वाला बच्चा ज्यादा इफिशियंट है। बात तो सही है, सही बात है, उसमें क्या गलत हो? अब कभी सिंपल क्वेश्चन पूछना, सिंपल ही जवाब होते हैं उसके। 70 वाला ज्यादा नंबर ला रहा है, ज्यादा नंबर ला रहा है वो, लेकिन कितने में से ला रहा है ये तो देख लो भाई। ये 200 में से ला रहा, ये बेचारा 50 में से ला रहा। तो कहने का मतलब ज्यादा इसमें इंटेलिजेंट बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ज्यादा इफिशिएंट बच्चा कौन है? 50 में से 30 लाने वाला कंपैरेटिवली ठीक है, क्योंकि उसके मार्क्स ठीक आ रहे हैं। इसके 200 में से 70 यानी कि सुधार की जरूरत है।
तो सिर्फ इनपुट को देख करके जो डिसीजन ले रहे, जो सिर्फ आउटपुट को लेकर करके डिसीजन ले रहे होते हैं, वो लोग कुछ नहीं समझ रहे होते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, कोई बच्चा 70% ला रहा होता है, कोई बच्चा 90%, हम 90% वाले के लिए खुश हो जाते हैं। खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 70% वाले ने किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टेंसेज में 70% लाए हों, वो भी मैटर करता है। इसीलिए इनपुट मैटर करता है, आउटपुट के साथ साथ इफिशियंसी तभी देखी जाती है। पहले कार्नोट इंजन एक टॉपिक हुआ करता था, उसमें इफिशियंसी हम निकालते थे, तो भी हम इसका यूज करते थे, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, निकलती है ऐसे इफिशियंसी। तो कहने का मतलब यह है कि इस केस में ज्यादा इफिशियंट बच्चा ये वाला निकला। तो ऐसे ही कर कर मान लेते हैं, मुझे कोई कहता है कि मुझे 30, मैं एग्जाम्पल के लिए ताकि फील है, जूल बोल दे रहा हूं, जूल में नहीं होता, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, लेकिन जूल कह देता हूं। मान लिया 30 जूल एनर्जी की जरूरत कहीं पड़ रही थी, मान लिया 30 जूल एनर्जी की जरूरत कहीं पर पड़ रही है और 70 जूल एनर्जी की जरूरत कहीं पर पड़ रही, कहीं पर मतलब न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक करने में। असल में कुछ और नहीं बच्चे, मेरे बच्चे, कुछ और नहीं, बल्कि ये बाइंडिंग एनर्जीज है। मुझे कोई सिर्फ इतना कह रहा कि एक के लिए बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, एक न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। मतलब क्या है उसका? मतलब सिर्फ इतना है कि इस प्रकार के न्यूक्लियस को अगर आपने सर ब्रेक करना है, और इस प्रकार के न्यूक्लियस को अगर आपने ब्रेक करना, ब्रेक करने का मतलब उसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं उन्हें अलग अलग छितरा देना है, उन्हें अलग अलग बांट देना है, इंडिपेंडेंट कर देना है। तो इसके लिए तो आपको 30 जूल लगती है, इसके लिए आपको 70 जूल एनर्जी लगती है। तो ये बड़ा महंगा सौदा है, यहां पर हमें 70 जूल डालना पड़ेगा, तब जाकर न्यूक्लियॉन फ्री होंगे। ऐसा ही लग रहा है ना हमें? तो हम किसको प्रीफर करेंगे? हम बोलेंगे यार ये वाला इजी है यार, कम एनर्जी पे काम हो जा रहा है अपना, यानी इसकी न्यूक्लियर। लेकिन ये आपके लिए फायदे की बात नहीं भी हो सकती है। क्यों सर? सर इसलिए क्योंकि हो सकता है ये 30 जूल एनर्जी लेने पर सिर्फ 5 न्यूक्लियॉन्स को रिलीज कर पा रहा हो, लेकिन ये वाला 70 जूल भले ही एनर्जी ले रहा हो, लेकिन ये 30 न्यूक्लियॉन्स को फ्री कर दे रहा हो। तो अब मुझे बताओ कि ज्यादा इकोनॉमिकल कौन है, वो ये वाला है कि नहीं? आपने कभी लिया, जैसे आप कभी लेते हो भाई टमाटर कितने रुपए किलो? 40 रुपए किलो, 70 रुपए के 2 किलो। ओ भाई, तो 70 रुपए के 2 किलो में इकोनॉमिकल हो गई वो चीज। तो इसीलिए जब कोई आपको ऐसे कहता है, जब वो आपको कह रहा है 70 रुपए के 2 किलो, तो अगर हम ये देखेंगे, अब कोई बच्चा देखेगा 40 रुपए के, उसने बोला 1 किलो, जरा समझना इस बात को, अच्छी बात है। कोई बोल रहा 70 रुपए के 2 किलो, अब दिमाग क्या लगाया जाता है? ये लगाया जाता है कि जब ये 40 रुपए किलो बोल रहा है, अगर कोई सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पर ही ध्यान दे, पैसे पैसे पे, वो कहेगा ओ महंगा सौदा, 70 रुपए का है, ये तो 40 रुपए का है। वो देख ही नहीं रहा कि ये कितने। जबकि ये वाला बंदा फटाफट से हिसाब लगा लेगा कि 70 रुपए का 2 किलो, इसका मतलब 70 रुपए का अगर 2 किलो है तो 35 रुपए का 1 किलो होगा। वो फटाफट से हिसाब लगा देगा कि 35 रुपए किलो मुझे ये वाला सौदा पड़ रहा है, तो 35 रुपए के हिसाब से उसको पता चल गया कि 35 रुपए यहां पड़ रहा है, यहां तो 40 रुपए। वो एकदम समझ गया कि महंगा ये नहीं बल्कि ये वाला है। तो जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को देख करके काम चलाएगा, उसको लगेगा कि ये महंगा सौदा है, लेकिन असलियत में तो महंगा सौदा ऊपर वाला था, क्योंकि वो 40 रुपए का 1 किलो दे रहा है, नीचे वाला तो 35 रुपए का 1 किलो दे रहा है। तो बेटे वही बात है, यहां पर भी किसी को महंगा सौदा लग सकता है। अबे एग्जाम्पल भी 70 ही बेटा, क्या बात है, ये तो बड़ी मस्त बात है। तो ये जो 70 यहां पर आया, ये जो 70 बोल रहा है, ये बोल रहा है 70 पे मैं आपको 30 तोड़ के दूंगा। ये कह रहा है कि सर मैं 30 में आपको 5 ही तोड़ के दूंगा। यानी अगर इससे 30 तोड़वाने हैं ना, अगर तो 6 से यहां भी और यहां भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको 180 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई इसको इतना काम जितना ही बेचारा कर रहा ना आपका 70 जूल में, ये करने पे आ जाएगा तो ये बोलेगा आपको कि मुझे इसके लिए 180 जूल एनर्जी लगेगी। ये बेचारा 70 जूल में ही काम कर जा रहा। तो आप कुछ समझ पा रहे हो? समझने की बात बेटे यह है कि सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी कितनी लग रही है उसको देखकर डिसीजन नहीं लेना, सिर्फ कितने रुपए लग रहे हैं इसको देख के डिसीजन नहीं लेना, काम कितना हो रहा है ये भी देखने की हो रही होती है, काम कितना हो रहा है ये भी देखने की हो रही होती है। इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा सही करने के लिए होता ही ऐसा है। अगर आप कभी जाते हो मार्केट में तो कोई किसी से भी आप सामान के रेट पूछते हो तो वो आपको यूनिट का प्राइस बताता है ना। आप कभी केले लेने जाते हो, क्या बोलता है आपको? 3 दर्जन कितने के? 50 रुपए के, ऐसे बोलता है क्या? 3 दर्जन ले लो आप 108 रुपए के, ऐसे नहीं ना, वो पर दर्जन का रेट बताता है। लेकिन अगर वो बता भी दे 3 दर्जन इतने के, तो क्या बहुत गलत अन्याय कर दिया उसने, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया? नहीं, आप पर यूनिट का प्राइस निकालोगे, क्योंकि असली कैलकुलेशन मुनाफा या घाटा तो पर यूनिट से पता चलता है ना। इसीलिए बेटे बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हमारे लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंपॉर्टेंट हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब कितने न्यूक्लियन को तोड़ दे रहा है वो बताओ। इससे क्या आइडिया लगेगा कि एक न्यूक्लियन को तोड़ने में कौन कितनी एनर्जी ले रहा है। जैसे 1 किलो 35 का मिल रहा है कि 40 का मिल रहा है, तो हम पता कर पाएंगे फायदा हो रहा है कि घाटा हो पा रहा है। सिमिलरली यहां पर हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, उसके आधार पर हम डिसीजन ले पाएंगे। अगर हम सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी के आधार पर डिसीजन लेंगे तो दिक्कत हो जाने वाली है फिर आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे अब तक। अब बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के लिए बहुत ईजी हो गया। कहने का मतलब है जो भी आपकी बाइंडिंग एनर्जी है बेटे, जो भी आपकी बाइंडिंग एनर्जी है, अगर आप उस बाइंडिंग एनर्जी को सिंपली डिवाइड करते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ,
नंबर ऑफ न्यूक्लियन के साथ। इतना लंबा क्यों लिख रहा हूं मैं, ए लिख देता हूं और ये बी हो जाएगा। तो जो बेटे आपके पास चीज मिलेगी इसी को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम वर्ड यूज कर रहे हैं और ये हमारे लिए इफेक्टिव टर्म है। अब जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, मुझे बताओ मतलब क्या होगा? मतलब कि वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। यस, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल, जिसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। यानी उसके न्यूक्लियस को ब्रेक करना बच्चों का खेल नहीं है, आसान नहीं है। जिसकी जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट एक्स एक एलिमेंट वाई है, इसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 यूनिट है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 200 यूनिट है। हमें तुरंत समझ में आ गया इसका एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए 200 लगेगा, इसको तोड़ने के लिए सिर्फ 2 लगेगा। तो भाई ये सस्ता सा है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। हेलो, तो बस यही तो बात समझ में, क्लैरिटी है, अभी क्लैरिटी है। अब आते हैं इस पे मास नंबर। अगर आपको दिख रहा हो जूम कर लेना बच्चों, और एक ग्राफ आपको मिल ही जाएगा। अगर शाइन वगैरह कर रहा हूं, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। मास नंबर यहां पर है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को वहां पर लिखा, बाइंडिंग एनर्जी को नहीं। तो ये ग्राफ से ना हमें जो कुछ हल्का फुल्का हमें आइडिया जो आप लोगों को समझना है, ज्यादा नहीं समझना आप लोगों को, आपको थोड़ा बहुत समझना है जो मैं समझा रहा हूं। आप इसमें सिर्फ फोकस करो इस जगह पर, ये 8 जो लिखा हुआ ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई एनर्जी है। तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये पॉइंट है। यहां देखोगे यहां मास नंबर को रिप्रेजेंट किया गया। अगर बेटे आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो, आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो हमारा मास नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज कर रही है। ये जो ग्राफ है, पता नहीं आपको ये ग्राफ दिख भी पा रहा कि नहीं दिख पा रहा। ये जो ग्राफ में ये इस तरह का जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, इसमें पिंक कलर का किया, ये कर्व है, ये बता रहा है कि किस मास नंबर के करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा, मतलब वो मोर स्टेबल न्यूक्लियस है। अब देख के बताओ कि आपको अगर मैं आपको पूछूं जनरल नॉलेज के लिए, तो 50 से आगे जाओगे कहीं पे, कहीं पे 56 बेटे आता होगा। कौन आता होगा सर? 56 आता होगा। ये 56 के करस्पॉन्डिंग आपको फेरिक मिलेगा। फेरिक यानी कि फेरिक की मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल का एक ही हीरो है, उसका नाम है फेरिक। ये फेरिक की खास बात यह है कि अगर आपने गलती से फेरिक से पंगा ले लिया, एटम फेरिक का पकड़ लिए और इसके न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक करने की कोशिश करने लगे, टुकड़े करने लगे इसके, तो इसके न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेंगे। यानी कि 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने की बात कर रहा हूं मैं, जबकि आपको पता है कि फेरिक के पास बेटा 56 न्यूक्लियॉन्स हैं। 56, क्योंकि इसका मास नंबर कितना है? 56 है। तो अगर फेरिक को तुमने गलती से भी तोड़ने की कोशिश, कितना 26 होता है ना इसका, अगर तुमने गलती से भी तोड़ने की कोशिश करी फेरिक को, तो तुम्हें 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बल्कि 56 इंटू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो आपने पर, ये तो पर की है ना, पर क्या एटम क्यों बोल रहा हूं मैं से, पर न्यूक्लियन के लिए इतना लगता है, लेकिन इसके अंदर 56 न्यूक्लियन, 56 इतना। तो अपने को ये नहीं समझना कि जिसके पास जितना, तो समझ गया बात को। हाँ, तो अब इसमें पूरा ओवरऑल कंक्लूजन क्या बेटे, ध्यान से देखना। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है आप लोग को, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के ऊपर जो आ रहे हैं ना, इस लाइन के ऊपर जिसका कर्व आ रहा है, जो मास नंबर इस लाइन के ऊपर आ रहा है, वो वाले एलिमेंट्स क्या हैं? मोर स्टेबल हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 20 से, जैसे आप यहां से जाते हो, यहां कहीं 20 से अगर आप जाते हो, इवन नहीं 20 नहीं 30 से, 30 यहां कहीं होगा, 30 से जब आप जाना, ये 34 है वैसे, ठीक, ये जो दिख रहा है वो 34 है, लेकिन मैं 30 इस रेंज से लेकर के 34 से लेकर के 170 की रेंज तक जब आप जाते हो बेटे, जब यहां तक जाते हो, इस रेंज के बीच में आप देखोगे ग्राफ ऊपर है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि जिसके मास नंबर 170 से छोटे और 30 से बड़े हैं, वो वाले मोर स्टेबल न्यूक्लियस हैं, वो कंपैरेटिवली स्टेबल न्यूक्लियस है। और सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स कोशिश करना चाहते हैं कि वो इस रेंज में पहुंचे, स्टेबिलिटी को अचीव करे। इसके लिए ये जो बेचारे ये वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या निकल रहा है? कहने का मतलब सर ये निकल रहा है कि मास नंबर बढ़ने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि शुरुआत में जरूर ऐसा हुआ कि मास बढ़ने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहां तक पहुंचने तक तो वो बड़ी, लेकिन उसके बाद क्योंकि फेरिक मैक्सिमम है तो फिर अब वो घट रही है, तो एक लिमिट तक वो बढ़ती है फेरिक तक, फेरिक के बाद वो घटने लग जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए के साथ, ए के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब कंपैरेटिवली ये भी अनस्टेबल हैं, ये वाले भी अनस्टेबल हैं, और कंपैरेटिवली बेटे ये वाले भी कैसे हैं? अनस्टेबल हैं। यानी 30 से नीचे वाले, मैं 30 एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं मास नंबर की बात कर रहा हूं, 30 से नीचे वाले और 170 से ऊपर वाले दोनों अनस्टेबल हैं। इसको कहते हैं, ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्या ये आपको हैवियर नहीं दिख रहे कंपैरेटिवली? न्यूक्लियस तो हैवियर है क्योंकि मास नंबर तो बढ़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। फेरिक फुरिक क्या सबसे हैवियर तो ये वाले,
जो ज्यादा हैवियर हैं और जो ज्यादा लाइटर है, क्योंकि ये लाइटर वाले हैं हाइड्रोजन टाइप के लोग, जो ज्यादा लाइटर हैं या जो ज्यादा हाइयर है, ये दोनों ही अनस्टेबल है। जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है ना, हद हद जाने हर कोई, अनहद जाने ना कोई, हद अनहद के बीच में रहा कबीरा सोए, साहिब मेरा एक है दूजा कहाँ न जाए। ये हद और अनहद के बीच में क्या रोंगटे खड़े हो गए मेरे यार। मोर स्टेबल का मतलब बच्चे ये वाला जो ये दिख रहा है, ये वाले मोर स्टेबल सबसे ज्यादा अगर हम बोले तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वाले कोशिश करेंगे हम यहां जाएं, ये वाले कोशिश करेंगे हम यहां जाएं। बड़ों को अगर छोटा, अपने भार को अगर कम करना है, फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, फ्यूजन करना पड़ेगा, और अगर इनको वहां पहुंचना है ज्यादा की तरफ, इनको जुड़ना पड़ेगा, फ्यूजन करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। इसलिए इस वाले को कहते हैं कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, और इस तरफ वालों की तरफ से न्यूक्लियर फिजन होगा। तो क्लैरिटी आ गई कि न्यूक्लियर फिजन क्यों होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है। दोनों ही अपने आप को स्टेबल स्टेट में ले जाना चाहते हैं जहां पर उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो, और वो तभी हो सकती है जब वो इस रेंज में रहे। इसलिए हैवियर न्यूक्लियाई अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं, और लाइटर न्यूक्लियाई अपने आप को जुड़वाते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं। दैट्स ऑल, यही टॉपिक है आपका, खत्म हो गया। अब क्या करोगे इसमें? अब इन चीजों को मैंने यहां पर आपके लिए नोट्स के फॉर्म में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, और तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीनों ही पॉइंट समझ में आपको आ चुके हैं। इसके अलावा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स चाहिए होंगे तो बताना, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड, वो टेलीग्राम वगैरह का लिंक दिया रहता है, वहां प्रोवाइड किए रहते हैं मैंने। हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? ये अब बताओ ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। प्लीज बच्चों इसका जवाब आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया, आप रिवाइंड करके सुनना, लेकिन इसका जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए और सही जवाब चाहिए। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा गया, Which of the followings are suitable for the fusion process? मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका जवाब भी मैंने आपको दिया हुआ है, और मुझे प्लीज जरूर जवाब देना, कहीं ऐसा ना हो आप गलत जवाब सोच रहे हो, फिर मुझे ये भी चिंता है। इसलिए मैंने ये भी वेरीफाई करना है कि आपने सही जवाब देने से नीचे देना, क्योंकि इसमें गलत जवाब देने के चांसेस है। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपने पढ़ा नहीं इसका मतलब। तो आप देखो उसको, क्योंकि रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूं आपको ऑलरेडी। अभी एक टॉपिक आता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, सर ये न्यूक्लियर फोर्स क्या? अभी न्यूक्लियर फोर्स में तो पूरी कहानी टिकी हुई है। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि हमने बच्चे क्या देखा, हमने ये देखा कि ये प्लस है, 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 ये प्लस है। ये प्लस वाले प्रोटॉन्स है, और जो नॉन प्लस वाले हैं वो न्यूट्रॉन्स है, यानी जो ब्लू कलर के हैं वो न्यूट्रॉन्स है, और वो प्लस। अब मुझे क्या समझ में आया कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है सर, यानी इसको मैं प्रोटॉन्स कह रहा हूं और इसको बेटे मैं न्यूट्रॉन्स कह रहा हूं, ठीक है। अब होता क्या है, कहानी का ट्विस्ट तो देखो तुम लोग, मजा आ जाएगा। सर हमने देखा कि अगर एक प्रोटॉन आमने सामने आता है, कायदा कहता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे बताइए, अगर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है, ये बेचारा अनचार्ज है। इसी तरीके से सर एक हमारे पास न्यूट्रॉन, दूसरा भी न्यूट्रॉन, क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए? तो जवाब आएगा सर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों चार्जलेस हैं। तो दोनों का चार्ज होना बहुत जरूरी है। अब बेटे एक बात बताओ, क्या इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्या इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, सर लगना चाहिए, सर लगना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मासेस चाहिए होते हैं, ये लोग मास रखते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब ज्यादा लगेगा कम लगेगा वो मैं नहीं आ रहा उस पर, मासेस है मतलब टेक्निकली लगेगा, मैं कहना चाहता हूं। अभी ज्यादा कम का चक्कर में बताता हूं आपको, डोंट वरी। अभी सर ये भी समझ में आ गया। सर आपको पता है दुनिया में न केवल ये दो बल्कि 4 फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचुरल फोर्सेस हैं, है ना, पृथ्वी के जो मतलब जो प्रकृति के बल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसके पीछे हम क्यों क्या नहीं पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे कि क्यों लगते हैं, इसके आगे फिजिक्स खत्म हो जाती है, मेटाफिजिक्स चालू होती है। वो क्यों का कारण हमें नहीं पता। उसने बोला भाई लाइक गिवन इंग्रेडिएंट्स ही हैं, इससे आगे का काम तुम कर लो, इतना तो मैं लगा के रहूंगी, ये रित है, ठीक है ना। तो अभी कहने का मतलब क्या है, अभी सर हमें बात करनी है एक नई तरह के फोर्स की, इसी का नाम है न्यूक्लियर फोर्स।
न्यूक्लियर फोर्स असल में कुछ और नहीं बल्कि वो जो बाइंडिंग एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके कारण वो बंधे हुए न्यूक्लियस आपस में, उसी बंधने को कि ये प्रोटॉन भी है ये प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल होना चाह रहे हैं, लेकिन उसने बोला कहां जाओगे, पकड़ के लो बांध के रख दिया। वो जो बांध के रखा जिसने, उसका नाम ही न्यूक्लियर फोर्स। उसने सारे न्यूक्लियॉन्स को एक जगह पर बांध कर रखा, उसी को हम न्यूक्लियर फोर्स कहने वाले हैं। न्यूक्लियर फोर्स यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब जगह न्यूक्लियर फोर्स है। अब लेकिन सर डोमिनेट कौन करेगा, कौन भयंकर किस्म का इन सब में, तो अगर आप देखोगे तो बेटे आपको अभी समझ में आएगा कि न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा कि नहीं करेगा। जो न्यूक्लियर फोर्स है, दिस इज ग्रेटर देन एनीवन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा है, न केवल बड़ा है बल्कि 10 की पावर 38 गुना बड़ा है। अब 10 की पावर 38 जानते हो, 10 की पावर 5 करोगे 1 लाख गुना होगा, 38 तो पता नहीं कहां पहुंच गया। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इन सब में सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ये कहूं तो गलत नहीं होगा। और न्यूक्लियर फोर्स उससे 10 की पावर 38 गुना, तो इसकी तो कोई बिसात ही नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स की कि टिक सके न्यूक्लियर फोर्स के आगे, ठीक है ना। अब बारी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। न्यूक्लियर फोर्स बेटे इससे तो मच 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 ग्रेटर देन बड़ा है। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बड़ा है, बधाइयो। और कितना बड़ा है सर, 10 की पावर 2 गुना बड़ा है, यानी कि 100 गुना ज्यादा है। मतलब है ज्यादा, उतना तो नहीं है जितना वो था, लेकिन 100 गुना ज्यादा है। 100 गुना फिर भी बहुत होता है, 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव फोर्स है। कौन? न्यूक्लियर फोर्स। ये भी इतना है। तो अपने को क्या समझ में है? अपने को समझ में सबसे ज्यादा जो खतरनाक फोर्स है इसमें वो है न्यूक्लियर फोर्स, जो स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। इसी के कारण तो इनकी चल नहीं पा रही कहीं पे भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ने कहा मेरी चलेगी। क्यों बेटे? न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये बताना मैं रह गया आपको, अट्रैक्टिव नेचर का। जैसे ये रिपल्सिव नेचर का, ये अट्रैक्टिव नेचर का। अब ये रिपल्सिव था, ये तो बेचारा, इसकी तो गिनती नहीं है, ये तो बहुत वीक है, इसको तो छोड़ भूल ही जाओ। ये रिपल्सिव है, ये अट्रैक्टिव है। कौन जीतेगा? अट्रैक्टिव वाला जीता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स हैवियर है, बहुत हैवियर है, अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरी बात बेटे, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब कि एक लिमिटेड, अभी मैं आगे बताऊंगा इस चीज को, आगे बताऊंगा, ग्राफ के थ्रू बताऊंगा। शॉर्ट रेंज मतलब अब मैं ऐसे कैसे बताऊं, मेरा तो बहुत देर डिस्टेंस, एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस भी डिस्टेंस का बहुत बड़े परिवर्तन ले आता है फोर्स में। फोर्स ही गायब हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देता, इतना शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए अभी इतना समझ में आया। तो अभी इसमें मुझे और कुछ बोलने लायक लगता है क्या इसमें? अभी और बोलने लायक ऐसे, हाँ एक बात याद आ गई, एनसीईआरटी की एक लाइन याद आ गई मुझे, क्लास 12 की। इस बार बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा, आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फोर्स जो बहुत बड़ी मात्रा में वाइड लेवल पे फैला हुआ यूनिवर्स में, वो कौन सा है? बताओ। जो वाइड लेवल पे उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया, डोमिनेटिंग लिखा गया है। डोमिनेटिंग वर्ड, एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन इस पे बोर्ड ने क्वेश्चन बनाया। डोमिनेटिंग किस्म का फोर्स कौन सा है इन सब में? डोमिनेट करता है जो, आपको पता है वो कौन है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ही ऐसा है जो हर जगह लगेगा। क्या कहना चाह रहा हूं? इन तीनों में पास हुआ कि नहीं हुआ? तीनों में पास हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पास हो पाया? नहीं हो पाया। इन दोनों में फेल हो गया सीधे सीधे। आप बोलोगे सर पास तो न्यूक्लियर फोर्स भी हुआ था सब में। बेटे लेकिन न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस तक ही लागू होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जहां मास मिल गया, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब जगह लागू होता है। प्लेनेट की बात आएगी, सन और अर्थ के बीच न्यूक्लियर फोर्स लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता है मैं लगूंगा। तो बड़ी मात्रा में फैला हुआ फोर्स अब डोमिनेट कर रहा है जो पूरे यूनिवर्स को, ग्रेविटेशनल है, भले ही वो वीकेस्ट है, लेकिन इतना भी वीकेस्ट नहीं है। हाँ, सूर्य को पृथ्वी से जोड़ा हुआ है, इतना तो है भैया। ऐसा भी नहीं कि तुम वीकेस्ट मतलब हल्के में ले रहे, ऐसा नहीं, ऊपर से थोड़ा सा नीचे गिरते चलते चलते गिर जाते हो, लगती है ना चोट, तो इतना भी वीकेस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा कहाँ थे हम बच्चों? एक मिनट हम, ठीक है। हाँ तो हम कहाँ थे यार? इफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू, मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आप दो, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दो, ठीक है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज कराने तो है ही है, लेकिन मैं चाहता हूं इसका जवाब आप लिख कर दोगे तो मैं वेरीफाई कर लूंगा कितने बच्चे तरीके से समझ पा रहे हैं। बहुत तरीके से पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन को सिंपल समझ के ना, ऐसे क्लिक मत कर देना। मैं एक इंडिकेशन दे दिया मैंने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस? करो आप इसे, मैंने अभी आपको बताई पीछे पीछे। क्या हो गया सर? खत्म हो गया क्या? खत्म नहीं होगा सर, एक टॉपिक को पढ़ाए बिना मैं कैसे खत्म कर दूंगा आपको? आ जाओ, चलो एक टॉपिक मैंने मेंशन किया था पीछे, न्यूक्लियर फोर्स को थोड़ा करीब से जान लो। आ जाओ दोबारा से, एक ग्राफ समझाने के लिए सफिशिएंट है। देखना बेटे, देखना ध्यान से देखना। अरे ये मजेदार टॉपिक है, ये मजेदार है जो मैं लिख रहा हूं अभी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखना बेटे,
इसका ग्राफ समझना जरा क्या होता है। सर ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट के करीब ऐसी घटना घटित हुई है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है 0.8 फर्मी मीटर। यार कब सुधरूंगा मैं, 0.8 फर्मी, फेम्टोमीटर 0.8 फेम्टोमीटर, ये है ये डिस्टेंस। ये असल में डिस्टेंस, आप बोलोगे किसका डिस्टेंस सर, यार कुछ बता तो रहे हो नहीं आप। ये डिस्टेंस है न्यूक्लियॉन्स के बीच का, न्यूक्लियॉन्स के बीच का। मतलब क्या हुआ सर यार, मतलब तो बताओ यार कुछ, मतलब ही तो बताने के लिए आया हूं यार। देखो बेटे, कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने ही चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारे पास पॉजिटिव है या निगेटिव है, दो कंडीशन। अगर पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, इसका एक ही मतलब है कि अट्रैक्टिंग नेचर का फोर्स वहां पर काम कर रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का। जैसे आपने देखा प्लस और माइनस के बीच में पॉजिटिव एनर्जी निकालोगे, प्लस क्यू माइनस क्यू 1/4 Q1 Q2/R, लेकिन नेगेटिव आगे से आएगा क्योंकि उसका प्लस को ये अट्रैक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो प्लस में आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब रिपल्सिव नेचर का फोर्स वहां पे काम करेगा, रिपल्सिव नेचर का फोर्स वहां पे काम करेगा। यही समझ में आता है। ये दो बातों को अगर हम ऐसा ध्यान में रखते हुए चले आगे, तो हम आगे की बात करना चालू करते हैं। बेटा ध्यान से समझना हुआ क्या, हमारे पास शांति से दो न्यूक्लियॉन्स थे, प्रोटॉन प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, वट एवर इट कैन बी, बट इट इज, ये कुछ है। इनके बीच में कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस है 0.8 फेम्टोमीटर का से बड़ा। हमें कुछ सूझी, हमने इसको इसके नजदीक अप्रोच करवाने की कोशिश की और ये ससुराब नजदीक आ गया। अब ये जब इसके नजदीक आ गया, तो जब इनके बीच का जो डिस्टेंस हमने देखा, तो वो अब 0.8 फर्मी मीटर से के बराबर हो गया। समझते हुए चलो, ये दो केस। उसके बाद किसी को और सूझी, उसने इनको और क्लोज करने की कोशिश की, अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, दिस इज नाउ 0.8 फेम्टोमीटर से भी लेस हो गया, इससे लेस हो गया, लेस हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू मी। इन तीन केसेस से हम शायद बात को समझ सकते हैं। असल में होता क्या है, जब दो न्यूक्लियॉन्स इंडिपेंडेंटली रखें, सोचो आइसोलेटेड रखें, इसको नहीं पता ये यहाँ, इसको नहीं पता ये यहाँ, ये टहलता आ रहा, मैं तो चल रहा ही यूं ही चला, कितनी हसीन है ये वादियां। जैसे ही यहां पे हो, आइला ये क्या हुआ, दोनों को कुछ ना कुछ फील होने का, आइला ये क्या हो रहा है, हम दोनों खींचते चले जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों जब एक सर्टेन डिस्टेंस पर आने लगे, उस चीज को ये समझाएगा। ये कहता है कि 0.8 फर्मी मीटर के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है एक बात, और मैक्सिमम नेगेटिव है, इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकती। पूरे ग्राफ में कहीं दिख रही है क्या, 0.8 फेम्टोमीटर के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी आई बेटे वो इतनी है, मतलब मैक्सिमम है, नेगेटिव में मैक्सिमम है, नेगेटिव में मैक्सिमम है, नेगेटिव में मैक्सिमम। मैं क्या कहना चाहता हूं, इसके कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अट्रैक्शन है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम अट्रैक्शन। क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं बेटे, मुझे रोक दो मुझे, फिर मैं चलता हूं, रुकता नहीं फिर मैं। मैक्सिमम अट्रैक्शन है इसका मतलब इस पर्टिकुलर, यानी कि जब इनके बीच का डिस्टेंस इतना होगा बेटे, ये मैक्सिमम अट्रैक्शन का इनका केस है। यानी इन्होंने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा होगा, मानो कि छोड़े ना कभी जिंदगी में एक दूसरे को, ऐसे इन्होंने एक दूसरे को जकड़ के पकड़ा हुआ, ये वाला सिचुएशन मैक्सिमम वाली केस में 0.8 फर्म। अब समझो क्या होता है। अब भैया एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, चाहे आप आगे जाओ चाहे आप पीछे आओ, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी घटने वाली है। जैसे ही पीछे आओगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, जैसे ही आगे जाओगे फिर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। कम मतलब नेगेटिव पन, जो अट्रैक्शन पन है वो कम हो रहा है, क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, असल में देखा जाए तो वो बढ़ रही है। अगर आप मैथमेटिकली और तरीके से टेक्निकली समझना चाहो तो नेगेटिव का घटना बढ़ना होता है भाई। अगर तुमसे कोई पूछे कि -2 से कोई -5 हो गया, तो कायदे से इसने प्रोग्रेस की है, क्योंकि नंबर लाइन में माइनस मैं कहना चाह रहा था कि कोई -5 से -2 हो गया, -5 से -2 हो गया, तो कायदे से इस भाई ने प्रोग्रेस की है। पूछो क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव में ज्यादा था। नंबर लाइन में भी तुम जानते हो ना यार, नंबर लाइन में यहां कौन है, 0 है, उसके आगे पर, तो यहां से तुम यहां की तरफ जा रहे हो, उसका मतलब तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। ये भी तो कायदे से पोटेंशियल एनर्जी क्या बढ़ रही है, कायदे से पोटेंशियल एनर्जी कायदे से बढ़ेगी। तुम जैसे ही 0.8 FM से इधर जाओगे या उधर जाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे या कम करोगे, दोनों ही केस में पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी की तरफ तुम जा रहे हो। तो अगर समझने पे आओ तो तुम रिपल्शन की तरफ जा रहे हो, लेकिन स्टिल तुम हो अभी अट्रैक्शन के रेंज में। ये कुछ ऐसी चीज है, मैंने एक छक्का मारा 90 मीटर का, फिर मैंने एक छक्का मारा 102 मीटर का, दोनों कहे 6 ही जाएंगे, लेकिन प्रोग्रेस तो कही जाएगी ना कि 90 मीटर से ज्यादा 102 मीटर। जैसे मैंने पहला छक्का 102 मीटर का मारा, दूसरा छक्का मैंने 100 मीटर का मारा,
तो तुम कह सकते हो कि मैं मेरे छक्के में कुछ कमी रह गई, लेकिन अभी भी अगर तुम कहोगे तो ये कंसिडर वैसे घटने की स्थिति दिखी जाएगी कि 102 से 100 हो गया, बट स्टिल है तो वह भी उसी रेंज में ना, 6 की रेंज में। तो वैसे ही करके बेटे, एग्जांपल समझ नहीं आ रहा क्या? इधर देखो भैया, छोड़ो ना, 6 क्या है, इधर देखो। जैसे ही तुम ऊपर को जा रहे हो तो कायदे से आप पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रहे हो, लेकिन स्टिल आप हो तो अभी इसी रेंज में ना भाई, हो तो अब अट्रैक्टिव नेचर की रेंज में, लेकिन अट्रैक्शन पन कम हो रहा है, अट्रैक्शन पन कम हो रहा है, अट्रैक्ट करने की क्षमता थोड़ी कम हो रही है, अब जकड़न थोड़ी कम हो रही है। गले दोनों अब भी लगे, लेकिन अब थोड़ी जकड़न कम है। पहले ऐसी थी कि कोई हटा दे, अब धीरे 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 दूर हो रहे हैं, लेकिन हैं अभी भी गले मिले हुए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यहां तक गले मिले रहेंगे दोनों के। इसके बाद जो बिछड़ेंगे फिर इन्फिनिटी तक नहीं मिल पाएंगे। आप समझ पा रहे हो मैंने? तो कहने का मतलब क्या, अगर आप इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, दोनों ही कंडीशन में असल में अट्रैक्शन कमजोर हो रहा है और रिपल्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन कम होने का मतलब असल में रिपल्शन बढ़ना ही है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कम हो रहा है, तो जब तक वो इस डिस्टेंस तक नहीं पहुंच, मतलब जब तक वो यहां नहीं पहुंचता ना, यहां पर डिस्टेंस आप इतना कम नहीं कर देते, 0.8 से इतना कम नहीं कर देते, जब तक यानी इतना नहीं, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो रिपेल कर रहे हैं, वो रिपेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अट्रैक्शन कमजोर 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 होता रह रहा है। जबकि आप इधर की तरफ जाओगे, अगर आप बोलते हो कि मैंने डिस्टेंस बढ़ाने लग गया, मैं डिस्टेंस को दूर करने लग गया, दूर करने लग जाओगे तो ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन 0 हो जाएगा, अट्रैक्शन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो रिपेल करने लग जाएगा, रिपेल भी नहीं करेगा वो। लेकिन वो कह रहा है कि मेरा जो इफेक्ट है ना, वो कमजोर हो गया, क्षीण हो गया। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कई बार। सोचो कि घंटी है, मैंने बजाई टन टन, ये जो टन की आवाज आती है घंटी बजने की, वो जो आवाज आ रही है ना, अगर तुम उसे सुनने की कोशिश करो, तुम्हें लगता है कि वो आवाज कभी खत्म हो रही है, मुझे लगता है कभी खत्म नहीं होगी। एक बार जो हमने साउंड दे दिया, एक बार जो हमने वाइब्रेशन दे दिया घंटी की फॉर्म में, एग्जांपल के लिए समझे, वो वाइब्रेशन बेटे कभी खत्म नहीं होगा यूनिवर्स से। तुमने एक बार दे दिया तो दे दिया। एनर्जी, तुम ही तो कहते हो साउंड एनर्जी, तो कैसे खत्म हो सकती है? हमारे इस इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी इतनी है कि वो उसको नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन वो अभी भी यूनिवर्स में है। एक बार जो साउंड प्रोड्यूस हो गया वो है यूनिवर्स में, लेकिन वो इतना क्षीण हो गया कि अब उसे कैप्चर नहीं कर पा रही ये डिवाइस। लेकिन कोई ऐसी डिवाइस हो सकती है जो कैप्चर करे। मैंने आज से 10 साल या 12 साल पहले पढ़ी थी, एक अखबार में न्यूज आई थी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता को हम सुन सकेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी, उन दिनों साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ बोला था कि हम वाइब्रेशंस को रिक्रिएट कर। अरे ये बात मुझे अभी समझ में आई है, कुछ 1-2 महीने पहले वो वाली बात रिकॉल हुई मुझे, अखबार में आई थी जो 10-12 साल पहले। मैंने बोला ऐसा, हाँ बात तो सही है यार, क्योंकि आपके पास आपके डिवाइस की ही तो कमी है ना। डिवाइस को इतना एफिशिएंट बना दो कि वो कैप्चर कर सके, उस इनफाइनाइट में गए हुए साउंड को भी निकाल के ले आए। तो इसीलिए क्या कहता है, ये 0 नहीं करवा रहा है इसे। ये कह रहा बेटा अट्रैक्शन तो अब भी है, लेकिन इतना है कि तुम फील नहीं कर पाओगे। आप दूर रख दो, 1 लाख किलोमीटर दूरी पे एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन को रख दो, तो ये कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रिंग थ्योरी की ओर इशारा नहीं करती। ये मुझे बात कहीं ना कहीं फिलॉसफी की ओर ले आती है। बात मुझे बोलने की कोशिश करती है कि आप हो, मैं हूं ना, हम जुड़े एक दूसरे से, हम सब जुड़े एक दूसरे से। इसका मतलब बस ऐसे ही जुड़े हैं जैसे ये 2 जुड़े हैं जो कि 2 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एक तरफ से नहीं भी जुड़े, लेकिन एक तरफ से जुड़े भी हैं, क्योंकि अट्रैक्शन तो है, 0 तो नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी। स्ट्रिंग थ्योरी इसी पर बेस्ड है कि जितनी चीजें कायनात में है ना, वो सब एक दूसरे से कैसे न कैसे करके तार उनके जुड़े हुए हैं। हर एक चीज, छोटा सा एक चेंज पूरे यूनिवर्स को हिला सकता है। मतलब आपने जो काम आज किया ना, आपने कुछ किया, आप बोल रहे हो यार मैंने गलती कर दी, आपको पता है आपकी गलती यूनिवर्स के लिए अच्छी हो सकती थी, अच्छी हुई होगी तभी यूनिवर्स काम कर रहा है। हो सकता है अगर आप वो काम ना करते जिसको आप गलती समझ रहे हो आप ना, यूनिवर्स डिस्टॉर्ट हो जाता। अब कैसे होता वो बहुत अपने आप में वो चीज़ है, लेकिन हम गहराई में जाएंगे तो, लेकिन कितनी गहराई में चले जाओगे? इन्फिनिटी पे चले जाओगे क्या? नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम डिस्कशन कर सकते हैं ना, इसलिए कर रहा है। ठीक है, तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगती है बात। इसका मतलब जब भी हम डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे उसका इफेक्ट खत्म हो गया ऐसा हमें लग सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। वो जुड़ा है, एक बंधन में है वो एक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद ये क्वेश्चन को ना आप एक बार करने का ट्राई करो। असल में बाकी मैं इसको ना PYQs वगैरह जब मैं लूँगा तब करूँगा। असल में इसमें पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ये फ्यूजन हुआ है, आपको देख करके दिख रहा है। तो आप कुल मिला के इतना करो कि इसके पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी है प्रोडक्ट के पास, और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस केस में ना ये कह रहा है कि एक करा देता हूँ क्वेश्चन। जैसे कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल के पास X2 और उसके पास X1 है। क्या बोला इसने? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसकी बाइंडिंग एनर्जी X1 है, मतलब इस, क्योंकि दोनों सेम तरह की चीजें हैं, तो इसकी भी X1 है, इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन X2 है। तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? क्योंकि पर न्यूक्लियन तो X2 है, लेकिन 4 न्यूक्लियन है तो 4 X2 हो जाएगी।
इसमें 2 न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन की x1 है, 2 न्यूक्लियन और 2 न्यूक्लियन, ये भी टोटल 4 ही है देखा जाए, और एक की अगर x1 है तो 4 x1 होगी इसकी भी। तो इनका जो डिफरेंस आया, इतनी एनर्जी रेडिएट होगी बेटे, ये क्यों होगा अब देख लो अपने हिसाब से। और ऐसे ही इसी थ्योरी पर बेस्ड तुम बाकी चीज़ों को करना, ठीक है। ये क्वेश्चन को तुम्हें करना है, मुझे प्लीज इनके जवाब चाहिए, मुझे इनके जवाब चाहिए। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, सेम टू से जो मैंने बताया, प्रोडक्ट में से माइनस करो उसको, रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी को, तुम्हारे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। अब वो कुछ भी हो सकता है। अब जब तुम हाइड्रोजन जब तुम फ्यूजन कर रहे होगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर हैवी न्यूक्लियाई होगा, और जब तुम अगर फ्यूजन कर रहे होगे यहाँ पे तुम्हारा लाइटर न्यूक्लियाई होगा। दोनों ही कंडीशन में तुम्हें प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एनर्जी को हटाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को करो, आपके लिए क्वेश्चन है यार, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हुए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता, ये सारे मैंने करवा रखे हैं तुम लोगों को अभी पीछे पे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो जो पूछा गया प्लीज़ इनके जवाब देना बच्चों, उतनी ईमानदारी के साथ जितनी ईमानदारी के साथ मैंने लिखे हैं। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखी हुई चीज़ें, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ मैं बोल चुका हूँ। अगर इस पर भी मैं बोलूँ तो इसका मतलब मैंने अभी तक कुछ बोला ही नहीं था। तो आई होप बच्चों आपको न्यूक्लियाई नाम का जो चैप्टर होगा पसंद आया होगा, मजा आया होगा आपको उस चीज़ में पढ़ने में। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के हम चीज़ों को पढ़ेंगे ना, मन से और श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे ना, हमें मज़ा आता है, ठीक है ना, ठीक है। प्रणव के साथ पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। अभी के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर किया करो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करो, मुझे कुछ बताओ ना बताओ, इन क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों ने जरूर बताने, तभी मैं आपके साथ जुड़ा रह पाऊंगा, तभी मुझे समझ में आएगा जो एफर्ट्स में आपने, बेटे कोटा से हम बात कर रहे हैं आपसे, कोटा से मैं आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल करके, मतलब ये आपके लिए क्लासेस रख रहा हूँ यहाँ पर। इन क्लासेस की अगर आप वर्थ नहीं समझ पाओगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि हर कोई नहीं समझ पाएगा, हर कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो समझ पाएगा उसको समझना चाहिए। और हो सके तो लेक्चर्स को प्लीज़ शेयर भी किया करो, वैसे मैं ज़्यादा उम्मीद करता नहीं आप शेयर करोगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लाइक और कमेंट एटलीस्ट कर लिया करो, मुझे बताते रहा करो, मेरे साथ कनेक्शन में रहा करो, अच्छा लगता है मुझे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।